हेलो, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। डॉक्टर रश्मि दिस साइड और मैं आई हूँ एक न्यू एपिसोड पॉडकास्ट का लेके। तो इस एपिसोड में हमारे साथ जो हैं उनका नाम है प्रीतम आनंद। मैं कुछ बताना चाहती हूँ उनके बारे में। प्रीतम आनंद जी को मैं महज 3 से 4 सालों से जानती हूँ और मैंने देखा है कि वो कितने ज़बरदस्त और कितने अच्छे इंसान हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं। बाकी सोशल वर्क औरों की तरह नहीं कर रहे। कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं खुद चाहूंगी वो खुद बताए कि वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो मैंने उनको इस नाम से सुशोभित किया और कॉम्प्लीमेंट किया। बताइए। मैंने अभी ऑडियंस को बताया आपके बारे दैट आप सोशल वर्कर हो, ठीक है, लेकिन आप वैसे काम नहीं कर रहे, आप कुछ हटकर काम कर रहे हो। मैं यहाँ पर बात कर रही थी नशा मुक्त केंद्र का। आप उसके बारे बता सकते हो ऑडियंस को कि आप ये चीज कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो और क्या चीज आपको प्रेरणा दी ये करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रश्मि, ओह, थैंक यू। आपने हमें यहाँ बुलाया और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जिस तरीके से आपने ये पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है, थैंक यू। पूर्णिया के इंस्पायरिंग लोगों से मिल रहे हैं आप जी जी जी, यही यही है और मेरा मेन मकसद। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी। जहाँ तक कि आपने मेरे से पूछा, हम्म आनंद फाउंडेशन मेरा एक एनजीओ है, हम्म। जिसकी स्थापना मैंने 2019 में की थी। आनंद फाउंडेशन हाँ ये जी। नहीं बोला मैंने, नशा मुक्ति केंद्र डायरेक्ट बोला है ना। तो हाँ। आनंद फाउंडेशन एक एनजीओ है जी जिसके जी। तहत हम लोग नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं अच्छा। और भी अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं हाँ हाँ। सोसाइटी में। हम्म। और आनंद फाउंडेशन 2019 में स्टार्ट हुआ। 2019 हाँ में। जी। जी लेकिन इसकी कहानी बहुत पहले से ही चल रही थी, जी कहीं ना कहीं मेरे दिल और दिमाग में। जी। और इसके लिए एक पूरी स्टोरी है, मैं क्योंकि सुनूंगी, हम सब सुनेंगे एक्चुअली। वो स्टोरी मेरी है। जी। 2019 में पूर्णिया में हम लोग आए। हम्म इससे पहले मैं सिलीगुड़ी में, हमारे पश्चिम बंगाल में, हम्म। एक सेवक प्रयास फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ है, जी। वहाँ मैं काम करता था। हम्म काम 4 से 5 साल तक मैंने वहाँ पे किया हम्म और उसके बाद मैं पूर्णिया में आके अपना आनंद फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया। हम्म। जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त सीमांचल ड्रग्स की चपेट में आ चुका था। जी। 1-2 साल पहले ही हम्म। शराबबंदी हुई थी हमारे बिहार में। जी, नीतीश गवर्नमेंट। जी। हम्म तो शराबबंदी के बाद लोगों में ड्रग्स का जो प्रचलन था वो बढ़ गया, हम्म। जिसे हम लोग अभी स्मैक के नाम से जानते हैं। हमारे पूर्णिया और आसपास के ज़िलों में हम्म धड़ल्ले से बिक रहा है, हम्म लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों की मदद करने के लिए हम लोग यहाँ आए। हम्म। बचपन से मुझे पता नहीं था, जब मैं छोटा था तो मैंने जी। कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी इस तरीके से काम करूँगा, हम्म आनंद फाउंडेशन की स्थापना करूँगा या फिर मैं ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर को हम्म इस्टेब्लिश करूँगा। लेकिन इसकी स्टोरी शायद मेरे समझ के ईश्वर ने बचपन में ही लिखी थी। छोटा सा था मैं। हम्म। हमारे शहर में मिलिया कॉन्वेंट नाम का एक स्कूल है। हाँ जी। 7th क्लास तक मैंने वहाँ पढ़ाई की हम्म और 8th में मेरे पिताजी ने मुझे दिल्ली भेजा। हम्म। तो आई वॉज देयर इन दिल्ली फॉर ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। ओके। मैंने 10th वहीं से किया, 12th वहीं से किया, ग्रेजुएशन किया हम्म और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं काम करने लगा। हम्म। मेरी माँ को कैंसर डायग्नोस हुआ अच्छा। और मैं वापस बिहार आ गया। बिहार आने के बाद मैं यहाँ रहने लगा हम्म माँ के साथ। हम्म लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। मेरी माँ गुजर गई हम्म। और उनके गुजरने के बाद मैं क्रॉनिक डिप्रेशन में चला गया क्रॉनिक डिप्रेशन में। और आई स्टार्टेड यूजिंग ड्रग्स ऑल्सो। ओके। तो आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। ओके। मेरा करियर, मेरी हेल्थ, मेरी फैमिली, हम्म। मेरा रिलेशनशिप विथ माई सिस्टर्स, माई ब्रदर इन लॉ, और रिलेटिव्स वन से। रिलेटिव्स, हम्म। सोसाइटी, ओके। दोस्त, परिवार, सबके साथ सब कुछ खराब हो गया। हम्म और मुझे लगता था कि मेरे पिता, जो आज इस दुनिया में नहीं है, हम्म। कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इस कि चीज के लिए। मेरी माँ को बचा नहीं पाए।
और उनसे भी मैं बात नहीं करता था, मैंने अपने आप को बंद कर लिया था अपने। आइसोलेट हो गए आप हाँ जी, बहुत बिल्कुल ज़्यादा। आइसोलेट हो गया, एक ही कमरे में मैं बंद होके रहता था हुँ, और निकलता भी था हुँ, तो या तो शराब पीने निकलता था या या तो ड्रग्स लेने ड्रग्स निकलता लेने था। के। उस वक़्त स्मैक और ब्राउन शुगर जो अभी है हमारे सोसाइटी में नहीं था, हुँ, तो जो भी होता था, जो भी अवेलेबल था उस वक़्त वो मैंने यूज़ किया, हुँ, अब्यूज़ किया हुँ, और एडिक्ट बन गया। आई एडिक्टेड। वाज़ एडिक्टेड टू ड्रग्स। फिर बहुत कुछ हुआ हुँ, उस दौरान, बहुत कुछ, मेरा फिज़िकल हेल्थ, मेरा मेंटल हेल्थ, मेरा इमोशनल हेल्थ, मेरा फाइनेंशियल हेल्थ, हुँ, सोसाइटी में हर जगह से मैं बर्बाद हो गया, कोलैप्स्ड हो गए आप। कोलैप्स हो गया, हुँ, मेरा करियर भी ख़त्म हो गया और मेरे पिता को लगने लगा कि अब सब कुछ ख़त्म है। तो कहते हैं ना कि कोई ना कोई एंजल दुनिया में आता है। आता है मदद जी। करने के लिए, तो शायद मेरी सिस्टर्स, हुँ, हुँ, उन्होंने एंजल का काम किया, क्योंकि मेरे पिता मुझे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्रिस्ट हुँ, हुँ। रांची भेजने का प्लान करने लगे। ओह! उन्हें लगने लगा कि मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, हुँ, क्योंकि ही वाज़ नॉट अवेयर ऑफ डिप्रेशन, ही द वाज़ नॉट थिंग्स अवेयर ऑफ या एडिक्शन। अभी भी लोग बहुत हाँ जी, ज़्यादा नहीं समझते हैं नहीं समझते। डिप्रेशन और ऑल, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में क्रॉनिक हाँ जी, डिप्रेशन बोला, दैट हाँ इज़ जी, मेंटल लॉट, मतलब जो लंबे समय हाँ तक जी, चलता है। बिल्कुल। जी। तो आई एम थैंकफुल टू माय सिस्टर्स, आई एम ग्रेटफुल टू माय सिस्टर्स। उन्होंने सर्च किया, हुँ, 2014-15 की बात मैं कर रहा हूँ, जी। और मेरे पिताजी को उन्होंने बताया कि पापा ये रिहैब्स होते हैं, हुँ, हुँ, वहाँ भेज दो आप इसको। तो पापा ने बोला ये रिहैब विहैब से ठीक नहीं होगा, हुँ, इसको कांके में डालो ओह! और वहीं छोड़ दो, क्योंकि मैं हुँ, हरकतें ही ऐसी करता था। मैं कई कई दिनों तक घर नहीं आता था और कहीं भी मिल जाता था मैं किसी को भी, मेरा मन नहीं करता था घर जाने का, और घर आता भी था तो मुझे लगता था कि मैं इस इंसान के साथ रह रहा हूँ जिसने मेरी माँ को मार ओह दिया, माय गॉड! उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। हुँ, 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 शायद उस वक्त मैं ये भूल गया था कि मेरी माँ वो बाद में थी और पत्नी थी वो पहले मेरे पिताजी की। जी। तो सिस्टर्स ने प्लान किया, एक हुँ, रिहैब ढूंढ के निकाला। रिहैब का नाम सेवक प्रयास फाउंडेशन था, सेवक। जो कि सिलीगुड़ी में है अभी भी। जी। उन्होंने मुझे वहाँ डाला हुँ, और वहाँ डालने के बाद मैं वहाँ ट्रीटमेंट में रहा। मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। हुँ, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद मेरी फैमिली मेरा डिस्चार्ज के लिए आई, हुँ, तो मैंने उनको बोला कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ, हुँ, आई वॉन्ट टू वर्क विद देम, और एज अ वॉल्टियर मैं वहाँ पे रहने के लिए रेडी हो गया। हुँ, तो उस वक्त मेरे घर वालों को लगा कि मैं गुस्सा हूँ, क्योंकि हमने इसको रिहैब में डाल दिया हुँ, बिना इसके कंसेंट के या बिना इसको बताए, हुँ, और इसलिए ये घर वापस नहीं जाना चाहता। हुँ, लेकिन मैं वहीं रहा, गुस्सा नहीं था मैं, मुझे कुछ करना था। मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा, अच्छा। और जो आनंद फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट था ना, वहीं से डेवलप हुआ मेरे दिमाग में। मैंने डिसाइड किया कि यही काम करूँगा, और जो लोग मेरी तरह बर्बाद हो गए नशे से, जिनकी फैमिली बर्बाद हो गई, जिनका करियर ख़राब हो गया, जिनकी लाइफ ख़राब हो गई, ओवरऑल। उन लोगों को मैं हुँ, मदद करूँगा। और एज अ वॉलंटियर मैं सेवक प्रयास फाउंडेशन में काम करने लगा, और ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे 5 इयर्स रहा। हुँ, हुँ, उस 5 इयर्स के दौरान मैंने वहाँ पे पढ़ाई भी करी, मैंने अच्छा, बैचलर्स इन सोशल वर्क किया, ओके, और काउंसलिंग के लिए कोर्सेज की, केयर। और वहाँ पे एज अ वॉलंटियर मैं काम करने लगा। हुँ, हुँ, तो मेरा काम था किचन में हेल्प करना। किचन में? हाँ जी। ये थेरेपी होता है क्या कुछ ऐसा, या कुछ मतलब आ, जैसे आप लोग रिहैबिलिटेशन में जो भी हम्म, कैंडिडेट जाते हैं, तो उनको एकदम से किचन में भेज देते हैं? कुछ थेरेपी होता है क्या ऐसा कुछ, या बस ऐसे व्हेन ही? व्हेन वी वर इन ट्रीटमेंट, या उस वक्त किचन अलाउड नहीं था, ठीक है। क्योंकि उस वक्त तो कुछ भी आप वहाँ से लेकर आ जाओगे, हार्म कर ओके, सकते ओके, हो किसी ओके। को भी, खुद को भी या किसी पेशेंट को भी। हुँ, हुँ, तो मेरे डिस्चार्ज के बाद उन्होंने हुँ, मुझे फर्स्ट ड्यूटी जो दिया, हुँ, किचन ड्यूटी दिया, अच्छा। और आई वॉज हेल्पर। कुक को मैं हेल्प करता था, हुँ, हुँ, चॉपिंग करता था, सब्जी बनाता था, हुँ, हुँ, और मतलब खाना बनाता था मैं। अच्छा। और 2-4-5 लोगों के लिए नहीं, 2-4-5 लोगों के लिए तो मैं बनाया था पहले भी। हुँ, मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो।
50 लोग, 60 लोग, 70 लोगों के लिए खाना बनाना। और अच्छा। आई स्टार्टेड माई करियर हम्म। इन रिहैब एज अ कुक। एज अ कुक। हाँ जी। ओके। और आई डोंट नो, विल यू बिलीव मी और नॉट, हम्म। आई वॉज paid 500 rupees per month, ओके। and it was not about earning anymore. ओके। It was about doing something I can be proud of myself. या। तो उन लोगों को मदद करके मुझे इतनी खुशी होती थी ना हम्म। कि मैं 500 रुपए में भी खुश था। दैट इज द पॉइंट आई वांटेड टू से, दैट ये कोई Yeah. ट्रीटमेंट का कुछ एक मेथड है, बिकॉज मतलब मुझे ऐसा लगता है आफ्टर जब आप ठीक हो गए, आपको जब किचन में भेजा गया, इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग, ग्रैटिट्यूड, हाँ उस जी, तरह की भावनाओं को डालने के हाँ लिए जी। शायद। वो मतलब उन्होंने सेलेक्ट किया था किचन का अच्छा, आप ही को। डिपार्टमेंट। हाँ, कि तू किचन में जा। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया था, मुझे लग। बट मैं वहाँ से बहुत कुछ सीखा। अच्छा। कई बार मैं वहाँ रोने लगता था, कई बार मैं डिप्रेस्ड हो जाता था, कई बार मुझे लगता था मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, मुझे शायद अपने पिताजी के साथ घर चला जाना चाहिए था। कई बार मैं गिव अप करने के समझ सकती हूँ। कगार पे आ जाता था। हम्म। तो जो मेरे मेंटोर थे या जो मेरे काउंसलर थे, वो लोग ना मुझे, एक दिन का एक इंसिडेंट है मुझे अभी भी याद है। किचन में बर्तन वर्तन धोने के बाद, खाना बनाने के बाद मैं ऑफिस में जाके बैठ के रो रहा था। अच्छा। तो भैया हैं एक मेरे, हम्म। बहुत करीबी हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। श्योर। तो उन्होंने मेरे से पूछा आकर, क्यों रो रहा है? मैं बोला, भैया मैं दिल्ली में 12 साल पढ़ा हूँ यार। आई वॉज अ स्कॉलर। 10th में मैं टॉप किया हूँ अपने स्कूल में, 12th में अच्छा था मेरा रैंक, ग्रेजुएशन भी मैंने इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी से किया, आईपी। बीबीए किया था मैं, ओके। और आदित्य टेक्नोलॉजीज में मैं काम करता था, कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरा। और आज मैं देखो बर्तन धो रहा हूँ और 500 रुपये मिलते हैं मुझे। क्या कर रहा हूँ मैं? सब बर्बाद हो गया मेरा। और जो बॉस हैं हमारे, वो डांटते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं आकर। अच्छा। और बंगाल था तो, और आई वॉज द ओनली बिहारी। मैं ये नहीं कहता कि मुझे उन्होंने प्यार नहीं किया, बहुत प्यार किया। आज मैं जो भी हूँ उन लोगों की वजह से ही हूँ। लेकिन एक होता है ना, अपनापन नहीं लगता था मुझे। कई बार मुझे लगता था कि लेफ्ट आउट फील होता था मुझे। कुछ मारवाड़ीज थे, उनकी अलग कम्युनिटी थी, कुछ बंगालीज थे, उनका अलग ग्रुप था, कुछ नेपाली थे, उनका अलग ग्रुप था, बिहारी में अकेला था, मेरा कोई ग्रुप ही नहीं था। अच्छा। तो कभी कभी बहुत लोनली फील करता था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तू ना ग्रुपिज्म करने के लिए आया है इधर, तो काम कर, मेहनत कर। बॉस ने अप्रिशिएट किया नहीं किया, बॉस ने देखा या नहीं देखा, ये मत सोच, मेहनत कर, तू जो डिज़र्व करता है तुझे मिलेगा। करेक्ट। और इस बात को ना हमेशा मैं याद रखता हूँ। जितना मैं डिज़र्व करता हूँ शायद उससे ज़्यादा मिल रहा है अभी मुझे। और उसी वक्त मेरे दिमाग में आया था कि मुझे एज अ बिहारी इतनी प्रॉब्लम होती है यहाँ, और बिहार के जो पेशेंट आते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती थी वहाँ। होती होगी। लैंग्वेज बैरियर, फूड प्रॉब्लम, क्योंकि रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कि आप 3, 4, 5, 6 महीने के लिए रहते हो। अच्छा। वहाँ कोई 2, 4 दिन का ट्रीटमेंट नहीं होता। 5, 6 महीने के लिए किसी के पास रह रहे हैं आप, तो वहाँ का खाना, वहाँ का कल्चर, लैंग्वेज सब इम्पोर्टेंट है। तो मैं सोचता था कि मैं बिहार में एक रिहैब स्टार्ट करूँगा। ये वहीं से आपने आनंद उस टाइम फाउंडेशन का। सोच लिया हाँ जी, था? मैं सोचता था, अच्छा। मैं श्योर नहीं था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, बट मैं सोचता था कि अगर सब कुछ अच्छा रहा, अगर मैं अच्छा हो गया, तो मैं भी अपने पूर्णिया में जाके एक ऐसा ही रिहैब स्टार्ट करूंगा, और मैं उन लोगों की मदद करूंगा जो लोग नशे के शिकार हो गए, जिनकी फैमिली परेशान है, परिवार मेरी तरह, मेरे पापा की तरह, मेरी माँ की तरह, मेरी सिस्टर्स की तरह, मेरी सोसाइटी की तरह, जैसे वो लोग परेशान हैं, मैं उन लोगों की मदद करूंगा। तो आनंद फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में वहीं से आया। अच्छा। और इंस्पिरेशन मेरे मेंटोर्स थे, जिनके साथ मैं काम किया, जिनके साथ मैं 4 से 5 साल रहा, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा। तो आनंद फाउंडेशन, जैसा आपने पूछा कि व्हाई यू चूज दिस, या। तो बिकॉज आई वांटेड टू हेल्प माई सेल्फ एंड पीपल लाइक मी। वेल, आपने मतलब अपनी इंटायर जर्नी क्या बताई,
लाइक आप दिल्ली से फिर कैसे यहाँ आए, फिर रिहैबिलिटेशन ज़ोन चले गए। तो बेसिकली मुझे जो समझ में आया, डेस्टिनी कुछ ऐसा होता है। मतलब मैंने मूवीज़ में भी सुना है इसके बारे में, और थोड़ा बहुत मैं भी मानती हूँ डेस्टिनी को। आप डेस्टिनी के बारे कुछ लाइक अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ में कुछ बताना चाहोगे? क्योंकि आप कह रहे थे ऑलरेडी आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, आप इतने रेपुटेटिव कंपनी में काम कर रहे थे, बट एवर यू लाइक थॉट लाइक दैट कि मैं अपना एक रिहैबिलिटेशन सेंटर डालूँगा? कभी तो ऐसा आपने उस टाइम पे तो नहीं सोचा होगा। तो व्हाट यू कुड से अबाउट डेस्टिनी? आप डेस्टिनी के बारे में क्या बोलना चाहिएगा? जब व्हेन आई वाज इन माय एडिक्शन या और आफ्टर माय मदर पास्ड अवे, तो मैं एक दिन क्या किया, मेरे पास रॉयल एनफील्ड है अभी भी, बुलेट है मेरी। मैंने उसके पीछे एक टेंट बांधा, अच्छा। कुछ खाने की चीज़ें, हम्म, कुछ कपड़े, मेरा सैडल बैग, हम्म, और मैं घर से निकल गया। अच्छा। कुछ पैसे थे मेरे पास, हम्म, इतने पैसे थे कि मैं गोवा जाके या मनाली जाके आराम से सो सकता था 2-4-5 महीने के लिए। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, हम्म, मैं वहाँ से निकला मेरे घर से, हम्म। और 5 महीने बाद मैं वापस घर आया। 5 महीने आई बाद? ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली हिमालयाज, ओके। और ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर्स की वो मेरी जर्नी थी। अच्छा। उस जर्नी में मैं मंदिर जाता था सिर्फ। मंदिर? हाँ जी। और वो मंदिर जो शिव जी से रिलेटेड मंदिर है। ओके। शिवा वाज एंटरिंग इन योर लाइफ? हाँ, उस वक्त मेरे को लगता था हम्म, कि इतनी अच्छी ज़िंदगी थी मेरी, इतना बढ़िया करियर था मेरा, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। हम्म, मैं जब दिल्ली से आता था ना छुट्टियों में, हम्म, और तो मेरी मासी, मेरी बुआ, मेरे आसपास के लोग अपने बच्चों को मेरे पास भेजते थे कि जाओ प्रीतम से मिलो, हम्म, तुम लोग घर में रह के नहीं पढ़ते, वो देखो स्कूल में बाहर रहता है, हॉस्टल में रहता है, लेकिन टॉप करता है, हम्म। उससे कुछ सीखो। और एक टाइम ऐसा आ गया, जब मैं उनके घर जाना शुरू हुआ, तो वो लोग मुझे मना करने लगे कि मेरे घर मत आया कर, अंडरस्टैंड। मेरे बच्चों को तो बर्बाद कर रहा है। हम्म, अपने बच्चों को भी मना करते थे कि इसके साथ मत घूमना, बहुत पीटेंगे तुझे। माँ भी चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो मुझे लगा कि भगवान से पूछता हूँ कि ऐसा क्यों किया उन्होंने मेरे साथ। तो मैं मंदिर जाता था। पूर्णिया से स्टार्ट किया, यहाँ से गया मुक्तिनाथ, नेपाल में है। मुक्तिनाथ था। मुक्तिनाथ से मैं ऋषिकेश चला गया, ऋषिकेश। केदारनाथ चला गया, वहाँ से केदारनाथ भी अमरनाथ गया? चला गया, अमरनाथ से जहाँ भी मेरे को समझ में आया वहाँ चला गया, बुलेट से ही। और जिस भी मंदिर में मैं जाता था, वहाँ जाके पूछता था, मेडिटेट करता था। मेरे को ना पूजा पाठ करना नहीं आता, मंत्र पढ़ना ये सब कभी मैं किया नहीं, मैं सीखा नहीं। हम्म, और जिस स्कूल में मैं पढ़ा, इतना एक्सपोजर हमें इन सब चीज़ों के लिए मिला नहीं, बचपन से हॉस्टल में ही रहा। हम्म। और मैं पूछता था कि सब कहते हैं कि जो होता है इस दुनिया में आप ही की अच्छा। मर्जी से होता है, हम्म, तो सब कुछ तो आप ही की मर्जी से हो रहा है मेरी लाइफ में, तो ऐसा क्यों सोच रहे हो आप मेरे लिए? इतना बुरा, इतना खत्म, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? फिर धीरे धीरे जब मैं उस ट्रिप से वापस आया, हम्म। तो मेरे पापा ने मुझे रिहैब में डाला इमीडिएटली। जब मैं ट्रिप से आया तो 7-8 दिन के बाद उन्होंने मेरा रेस्क्यू कराया और मेरे को रिहैब में डाल दिया। जब मैं रिहैब में गया, तो धीरे धीरे ना मेरे को आंसर मिला। व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मैं नशा मुक्ति केंद्र में ही मेडिटेशन करना शुरू किया। योगा तो मैं पहले करता था, स्कूल्स अच्छा। में किया योगा, कॉलेजेस में किया, लेकिन मेडिटेशन से जो मेरा इंट्रोडक्शन है ना, रिहैब में शुरू हुआ। और मेडिटेशन करते 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 मेरे को ये समझ में आया कि ये डेस्टिनी है जिसकी बात आप कर रहे हो। जी। मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे ईश्वर ने बचाया है ना, तो इतिहास रचने के लिए। हम्म, ऐसे ही उन्होंने मुझे नहीं बचाया, क्योंकि मैं जैसा इंसान था, मेरे को जिंदा नहीं होना चाहिए था।
मैं एक बुलेट लेके 15,000 किलोमीटर और एक भी दिन मैं होश में नहीं चलाया, और मैं जिंदा हूँ। और आज के दिन होशो हवास में हूँ। हम्म। आज के दिन अपने दोनों पैरों पे खड़ा हूँ, तो ये डेस्टिनी ही है। हाँ। और बचाया उन्होंने मुझे, मेरे क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर दिया किसी न किसी वे में। धीरे 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 फिर आनंद फाउंडेशन आया, और जब आनंद फाउंडेशन स्टार्ट किया मैं, और जब मेरे पेशेंट्स को मैं डील करना शुरू किया, मैं जब काउंसलिंग करना शुरू किया, मैं जब ट्रेनिंग में गया, और मैं जब अब बच्चों को ट्रेन करने लगा, तो मुझे समझ में आया कि ये जो मेरी स्टोरी है ना, ये जिसके लिए मैं उसको कोसता था कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आज वो स्टोरी मैं किसी को सुनाता हूँ तो वो मेरे से इंस्पायर होते हैं। तो Obvious. उन्होंने जो भी किया अच्छा ही किया, और वो डेस्टिनी ही है किसी न किसी वे में, वो उनका ग्रेस है। मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। शायद इसी वजह से आज मैं इतना स्ट्रांगली खड़ा हूँ, और अपने ज़िंदगी में कई लोगों को मदद कर पा रहा हूँ, और शायद उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना है, जिस काम को करने के लिए जब मैंने स्टार्ट किया था आनंद फाउंडेशन, तो हमारे सीमांचल में, हमारे पूरे नॉर्थ बिहार में कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं था। करेक्ट। तो वी वर फर्स्ट। 2019 में पहला नशा मुक्ति केंद्र है वो हमारे पूरे कोसी जोन का, इंटायर कोर्स हाँ जी। का। और अभी तो खैर बहुत सारे लोग हैं, अभी कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त कोई नहीं था। तो बेसिकली मतलब आपकी इंटायर जर्नी जो मैं देख रही हूँ, जिस तरह से समझ रही हूँ, बेशक मैं भी आपको देखती हूँ, आप बढ़ चढ़ के सोसाइटी में हिस्सा लेते हो, जो भी चीज़ें होती है आप चाहते हो अच्छे से हो। तो आपका जो रिहैबिलिटेशन आपने जो भी डाला है उसमें अभी लाइक कितने बच्चे हैं टोटल? वो डिपेंड करता है, वो घटता बढ़ता हाँ जी, हाँ रहता है। ठीक है। तो आपने जैसे बताया कि आपका जो एक्सपीरियंस था वहाँ पर, जैसे वहाँ आपको थोड़ा सा आइसोलेशन वाला लगता था, तो यहाँ पर आपने वैसा क्या किया है जिससे उनको थोड़ा सा लगे कि नहीं नहीं हम सब एक हैं, इस तरीके का फील? या कुछ जो भी फेस्टिव आती है उसमें क्या आप लोगों की तरफ से होता है फोकस, मेनली फोकस क्या होता है जो उनको थोड़ा अकेलापन ना लगे? अब जैसे हमारे पूर्णिया से सबसे नियरेस्ट जो रिहैब था ना, वो या तो नेपाल विराटनगर में था, हाँ, या तो वो सिलीगुड़ी में था। में। तो सबसे पहले जब हमने आनंद फाउंडेशन स्टार्ट किया, तो यहाँ के लोगों को ऐसा लगने लगा कि चलो अब हमें बाहर नहीं भेजना जाना बच्चों को। पड़ेगा, हाँ, बहुत एक्सपेंस भी बचेगा हाँ आने जी। जाने का। और जहाँ मैं था वो बहुत एक्सपेंसिव भी था, और होना भी चाहिए था उसको एक्सपेंसिव, क्योंकि वो डिजर्व करता था। वो आपको इतने तरह की हाँ जी, चीज़ें सप्लाई भी कर हाँ रहा जी, है। बिल्कुल। और पूर्णिया में जब मैंने स्टार्ट किया तो लोगों को लगने लगा कि खुद का कल्चर है, खुद के लोग हैं, अरे प्रीतम ने स्टार्ट किया, इसको तो हम जानते हैं, ये कुछ गड़बड़ नहीं करेगा हमारे बच्चे के साथ। अपने घर का ही बच्चा हाँ है, एक जी, तरह का ट्रस्ट हमारी हो जाना। सोसाइटी का हाँ, है। हाँ, हाँ। और पहले जब वो लोग, जो मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि जब मैं उनके घर जाता था तो वो मना कर दिया करते थे, हाँ, अब दोबारा जो है ना समय का चक्र घूमा, बुलाए। अब वो लोग मुझे फिर से बुलाना शुरू कर दिए कि प्लीज़ तुम मेरे बेटे को लेके जाओ अपने पास, अच्छा। उसको रखो। तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं एनवायरनमेंट, हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनको एक मोटिवेशन। दैट इज हाँ जी। इम्पोर्टेंट। हाँ, मोटिवेशन। और जो हमारा खाने का जो कल्चर है, जो बिहार का है, वही हम लोग मेन्यू प्रॉपर में फूड। रखते हैं, हाँ। और पसंद करते हैं वो लोग। नहीं, पसंद तो करते हैं हाँ क्योंकि जी, मैं भी 1-2 बार गई हुई हूँ और जी। मैंने आपका मतलब क्रेज़ देखा है उनके बीच में। खड़े रहते हैं वो लोग, सब कुछ हाँ हेल्प जी, करते हैं जो भी हाँ जी। करना है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था उस टाइम, कहीं न कहीं आपने भी अपने अंदर विल पावर जनरेट किया होगा, नहीं मुझे ये छोड़ना है, क्योंकि ये हैबिट तो तुरंत छूटती है नहीं। कुछ ना कुछ तो हाँ जी। आपने भी इनपुट डाला होगा ना उसमें। क्या फ़ील होता है ऐसा उस दौरान जब मतलब आपको डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं या अंदर मोटिवेट करते हैं, काउंसल करते हैं, फिर भी ऐसा 1% ऐसा अंदर में क्या होता है कि नहीं, नहीं मैं फिर से स्टार्ट कर लूँ या छोड़ दूँ? ये आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। हाँ, हमारे प्रोग्राम में कहते हैं ना कि द डे यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग योर मिस्टेक्स, या योर ट्रीटमेंट विल स्टार्ट।
नशा छुड़ाने का कोई दवाई नहीं है अच्छा। और ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है, ना हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास है, ना हमारे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पास है, ना ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऐसा कुछ सर्टिफाइड इशू किया हुआ है कि आप किसी बच्चे को आज दवाई खिला दो और वो कल से नशा करना छोड़ दे, या कोई वैक्सीन दिला दो या कोई इंजेक्शन दे दो उसको और वो कल से नशा नहीं करेगा। ओके। तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मोटिवेशन के ऊपर ही है। मोटिवेशन हाँ ये जी। बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है। जो मेडिसिन हम लोगों को मिलता था ना, वो विड्रॉल को मैनेज करने के लिए मिलता था, अच्छा। या अभी जो हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं साइकियाट्रिस्ट के हेल्प से या जनरल फिजिशियन के हेल्प से, तो वो उनके विड्रॉल को मैनेज करने के लिए, क्योंकि एक ड्रग एडिक्ट जब एकदम से नशा करना छोड़ता है तो उसके बॉडी में, उसके ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें होती है, या एक साथ। हाँ जी। उसको ट्रिमर्स आना या बहुत ज़्यादा पेन होना, वोमिटिंग होना, एंग्जाइटी होना, रेस्टलेसनेस होते हैं बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में। एंग्जाइटी तो इतना होता है कि उनको लगता है कि यार मैं कुछ कर दूँ, सिर पटक लूँ या क्या करूँ, मैं निकलूँ यहाँ से किसी तरीके से, थोड़ा सा दे दो, कहीं से भी ला दो। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए मेडिसिन होता है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन फेज। 10 से 15 दिन का होता है। 10 से 15 दिन के बाद बॉडी नॉर्मल हो जाती है, पेशेंट भी नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में योगा थेरेपी, मेडिटेशन थेरेपी, काउंसलिंग, साइकोथेरेपीज और भी बहुत सारी चीज़ें जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, थेरेप्यूटिक कम्युनिटी में उनको रख के, उनको साथ में रख के। और एक बहुत शानदार चीज़ है, आप कभी सर्च करिएगा या आप खुद ही डॉक्टर हैं, आपको पता ही होना चाहिए, नारकोटिक्स एनोनिमस का एक प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड चलता है, और अल्कोहलिक एनोनिमस। तो हम लोग नारकोटिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम को हमारे बिहार में चलाते हैं, एंड आई एम प्राउड टू से दैट ऐसा करने वाला आनंद फाउंडेशन पहला रिहैबिलिटेशन सेंटर है ये पूरे बिहार का। हमारे बिहार में इससे पहले 12 स्टेप प्रोग्राम, 12 स्टेप ट्रीटमेंट मॉड्यूल किसी ने फॉलो नहीं किया है। अच्छा। हम कर रहे हैं पिछले 6 साल से, और काफ़ी शानदार रिजल्ट है इसका वर्ल्ड वाइड। नशा मुक्ति के 12 कदम, हिंदी में ऐसा बोलते हैं, नशा मुक्ति के 12 कदम, 12 स्टेप्स ऑफ रिकवरी। और बहुत सारे मेंबर्स हैं इसके, बहुत सारे स्टार्स हैं जो इसके मेंबर हैं, NA के मेंबर हैं, जैसे कि एमिनेम है, रिहाना है, और हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं। जो आयरन मैन था वो भी पहले ड्रग एडिक्ट था, फिर वो रिहैब किया। तो 12 स्टेप की मदद से ही वो भी क्लीन हुआ। जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया वो लोग भी ट्रीटमेंट मॉड्यूल 12 स्टेप का ही फॉलो करते थे। तो जब 12 स्टेप ट्रीटमेंट मॉड्यूल की काउंसलिंग होती है ना, जब उससे रिलेटेड सेशंस चल रहे होते हैं ना, तो रियलाइजेशन होता है कि जो मैंने किया वो सही नहीं किया। और जब तक ये रियलाइज नहीं होता किसी को, वो सुधार के रास्ते पे नहीं चल सकता। तो मेरा जो माइंडसेट चेंज हुआ वो उन्हीं के काउंसलिंग में चेंज हुआ, और 12 स्टेप की मदद से मैं फिर सोबर हुआ, और आज ऑलमोस्ट 10 साल से मैं क्लीन हूँ, नशा मुक्त हूँ और जिंदा हूँ। इतना मुझे डिटेल में नहीं पता था। थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था, आपने कभी बताया था, बट डिटेल में मुझे आज पता चला, एंड आई एम लाइक गूज़बम्प हो गया है कि भाई इतना कुछ आपने देख लिया एक लाइफ में, एंड इसको जीत भी लिया। दैट मीन्स अ लॉट। इट मीन्स दैट यू आर वेरी स्ट्रांग फ्रॉम माइंडसेट आपका बहुत स्ट्रांग। थैंक यू सो मच। तो नशा मुक्ति केंद्र में आपके यहाँ जो भी आते हैं, इसमें कुछ आपका है क्या? पूर्णिया से आप किसी को, जैसे स्मैक का देख रहे हैं क्या दौर चल रहा है पूर्णिया में, और कहीं ना कहीं मैं जिला प्रशासन को भी बोलूँगी थोड़ा इस पर ध्यान देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रही हूँ वो कर रहे हैं। तो आपकी कोई ऐसी स्पेशल टीम है वो जो जाके देखती हो या इंक्वायरी करती हो कि ऐसा वहाँ कुछ हो रहा है, तो आपके तरफ से सामने से योगदान हो, कुछ ऐसा है? हमारी टीम है काउंसलिंग के लिए, हमारी टीम है अवेयरनेस करवाने के लिए। ठीक है। हम लोग कई बार अवेयरनेस कैंप करते हैं, कई बार हम लोग काउंसलिंग करते हैं, कई बार हम लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं लोगों को, लेकिन जो डिमांड और सप्लाई वाला चेन है ना, वो हम लोग ब्रेक नहीं कर पाते। अच्छा।
जो पैडलर्स होते हैं, जो हम्म, सेलर्स होते हैं, हम्म, जो ड्रग माफिया हैं, उन लोगों के साथ हम लोग डील नहीं कर पाते और डील करना चाहते भी नहीं हैं। उनका चेन बहुत स्ट्रांग है, फिर हाँ जी, दूसरे तरह के लोग हाँ हैं जी, वो सब बिल्कुल। पूरे तरीके से। तो हम लोग जो सफरिंग एडिक्ट्स हैं, हम्म, जो डिजीज्ड पर्सन हैं, अकॉर्डिंग हम्म, टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एडिक्शन इज अ डिजीज। या और अगर डिजीज है आपको तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। हम्म, हम लोग यही मैसेज लेके जाते हैं कि आप घबराएं नहीं, हम्म, आप परेशान मत होइए। आप ना बदमाश हैं, ना हम्म, आप बिगड़े हुए लड़के हैं। हम्म, यू आर नॉट बैड, यू आर हम्म, नॉट मैड, यू आर जस्ट सिक या एंड यू नीड अ ट्रीटमेंट। हम्म, और आप ट्रीटमेंट में आइए और इलाज करवाइए। आप मुझे देखिए, आप इन लोगों को देखिए जो हमारी टीम के बाकी और मेंबर्स हैं, उन लोगों को मैं लेके जाता हूँ साथ में। हम्म, उन लोगों को देखिए, उनकी स्टोरीज बताता हूँ, मेरी स्टोरी बताता हूँ। मोटिवेट करने के लिए हम लोग उसको अपना जर्नी बताते हैं, फिर उसके बाद वो लोग हमारे यहाँ आके एडमिट होते हैं। इस ओके। तरीके से हम लोग कई बार काम करते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा जो मतलब पूरी तरीके से ठीक हो गया लेकिन फिर वापस से? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। अच्छा। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि हम्म, वी कीप देम एनोनिमस। या प्रोटोकॉल होगा। हमारे हम्म, पूर्णिया के कई ऐसे डॉक्टर्स हैं हम्म, जिन्होंने हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लिया है। हमारे अ, हम्म, सीमांचल के पॉलिटिशियंस हैं जिनके बच्चे हमारे यहाँ रहे हैं। अच्छा। हमारे प्रोफेसर हैं, पुलिस के कई एम्प्लॉयज़ हैं जो कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट में रह चुके हैं हम्म, और निकल के बेहतर कर रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेके निकलने के बाद हम्म, अभी नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने बैंकिंग क्रैक कर लिया, उन्होंने एसआई का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, वाह, टीचर बन गए बीपीएससी वाले। हम्म, और जो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है ना मुझे, ट्रीटमेंट से निकलने के बाद प्यार करने लगे वो लोग खुद से। सेल्फ लव। हाँ जी। और अपने करियर से, अपनी फैमिली से, जहाँ उन्होंने छोड़ रखा था सब चीज़, हम्म, बर्बाद कर दिया था, दोबारा उन्होंने रिबिल्ड किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे जगह पे चले गए। एक एक्स पेशेंट है मेरा, वो अभी नीट क्वालिफाई किया। आ, और अभी एक है जो कि पीएचडी कर रहा है आईआईटी से, हम्म, भुवनेश्वर से। बहुत सारे ब्राइट बच्चे थे जो नशा में डूब गए थे किसी या न फंस किसी गए थे। वजह हाँ से जी, वो फंस गए थे, या तो हाँ जी, फ्रेंड्स से या डिप्रेशन हाँ से जी, या मस्ती से। बिल्कुल किसी भी वजह से हम्म, फंस गए थे। निकलने के बाद उन्होंने अपने आप को संवारा, निखारा, पहचाना फिर से। पहचाना और बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। इसी दौरान कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रिलैप्स हो जाते हैं, जो हम्म, दोबारा नशे के दलदल में फंस जाते हैं। ऐसे लोग जो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पाते। डिसिप्लिन नहीं कर हाँ जी, पाते जो हम लोग अपने आप को। सिखाते हैं, हम्म, जब तक उसको फॉलो करते हैं वो ठीक रहते हैं। हम्म, जैसे ही वो हमारे सिखाए हुए रास्ते से भटकते हैं, हम्म, वो लोग फिर से रिलैप्स हो जाते हैं। ओके, तो चांसेस होता है हाँ रिहैब जी, का। बिल्कुल चांसेस होता है। जैसे कि आप डायबिटिक हो गए, हम्म, डॉक्टर ने आपको बोला कि बेटा ये दवाई खाओ और कुछ चीज़ें हैं जो मत खाना, अवॉइड करना। अवॉइड करना। आप मेडिसिन लेके घर आ गए, आप दवाई खा रहे हो, तो चीज़ें अवॉइड नहीं सब कुछ ठीक हो गया आपका। अब अच्छा। आपने सोचा कि मैं रसोगुल्ला भी खा सकता हूँ, अब आपने सोचा कि मैं अब आलू भी खा सकता हूँ, तो इसमें मेडिसिन क्या ही काम कर पाएगा। बिल्कुल डायबिटीज़ की तरह, बिल्कुल बीपी की तरह ही एडिक्शन भी होता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं हम्म, जो अवॉइड करने के लिए कहते हैं हमें। हम्म, अगर हमने वो अवॉइड किया तो हम इसे लाइफ टाइम अरेस्ट करके रख सकते हैं। अगर हमने इसे अवॉइड नहीं किया, अगर कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग दोबारा करने लगे पहले की तरह, हम्म, तो वी विल रिलैप्स एंड वी विल स्टार्ट यूजिंग ड्रग्स अगेन। ओके। इट्स लाइक अबाउट द सेल्फ कंट्रोल टू, लाइक यस। कुछ करना पड़ेगा, हाँ सेल्फ जी, कंट्रोल बिल्कुल। करना पड़ेगा। या एक रूटीन है, एक टाइम टेबल है, 12 स्टेप ट्रीटमेंट मॉड्यूल को फॉलो करना है, उसको एक लाइफस्टाइल में ढालना है। हम्म, प्रैक्टिसेस है, मीटिंग है, हमें वीक में एक बार मीटिंग होता है, उस मीटिंग में जाना चाहिए। फॉलो अप्स होता है, उसमें जाना हम्म, चाहिए। इन्वेंट्री है, सेल्फ मोरल इन्वेंट्री है। इन सब चीज़ों को अगर रोज़ करते हैं हम लोग, तो हम लोग नशे से दूर रहते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक शूज़ को ना हम्म, पहनने के लिए सुबह साफ करना पड़ता है, हम्म, वैसे ही नशा मुक्त रहने के लिए हमें हम्म, सुबह मेहनत करना है।
तभी हम लोग दिन भर नशा मुक्त रह पाएंगे। और सुबह हाँ मेहनत जी, करना इन द सेंस सुबह उठ के कस हाँ जी, हाँ, सुबह उठ योगा के योगा एंड ऑल। हाँ जी, जो भी है, जो भी हमें सिखाया हाँ। गया है, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और एबीसी, अवॉइड बैड कंपनी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें वहाँ पे बताते हैं। अगर हम लोगों ने उन सब चीज़ों को फॉलो किया तो हम लोग ठीक रहेंगे। अगर हमने फॉलो नहीं किया तो धीरे 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 फिर हम लोग उसी रास्ते पे चले जाएंगे। नहीं, आपकी संस्था वाक़ई बहुत अच्छी काम कर रही है, क्योंकि जब लोग इन सब चीज़ में चले जाते हैं ना, कहीं न कहीं उनको लगता है कि बस अब जो है ख़त्म हो गया, अब कुछ हाँ नहीं जी। हो सकता है। हुँ, पर आप उनको उतना ही प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं है, आप बस कुछ चीज़ों को फ़ॉलो अप करो, आप हाँ फिर जी, से वापस वैसे ही नहीं, उससे ज़्यादा बेटर अच्छे बन के वापस आओगे। बिल्कुल। जी। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाँ जी, ये वाली सेगमेंट तो हो गई इसको। मैं योगा योग ये सुन रही हूँ बैक टू बैक जो आ रहा है। हाँ जी, आपके हिसाब से व्हाट इज़ मेडिटेशन? क्या है? योग आपके लिए क्या है? क्योंकि आपने बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया था योग करना, जैसे आपने हाँ बोला जी। था मेडिटेशन आप कर रहे थे रिहैबिलिटेशन जोन में। हुँ, और मैंने जैसा आपको देखा है, आप कहीं न कहीं इस चीज़ में बहुत इन्वॉल्व भी हैं। हुँ, आपको ये चीज़ें पसंद हैं, क्योंकि आज का जो दौर है, लोग किसी न किसी फिज़िकल एक्टिविटी में तो लगे रहना चाहिए। हाँ दैट इज़ जी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। यदि मैं आपको बोलूँ जिम और योगा, हुँ। दोनों को यदि मैं 2 ऑप्शन आपको देती हूँ, तो आपके हिसाब से क्या ज़्यादा बेटर है और क्यों? व्हाई? कंपैरिज़न तो बिल्कुल भी नहीं है। कंपैरिज़न नहीं है। नहीं, ठीक है, दोनों बेहतरीन हैं। ठीक है। और आप कुछ भी करें फिज़िकल हुँ, एक्टिविटी ना हुँ, लाइफ़ में, हुँ, या जिम जाएँ हुँ, हुँ, या योगा करें, हुँ, साइक्लिंग करें, रनिंग करें, स्विमिंग करें, हुँ, हुँ। कई लोग एरोबिक्स करते हैं, ज़ुम्बा करते हैं। तो कुछ भी एक चीज़ करें जो कि आपको, कंफर्टेबल के हाँ जी, हिसाब से। अपने लाइन ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप एक चीज़ करें। हुँ, हुँ, लेकिन जब आप योगा करते हैं ना, हुँ, तो योगा बहुत बेहतरीन है। जी। क्यों है? क्योंकि वो एक योग है। हुँ, हुँ, योगा इज़ अ यूनियन। या और जैसे जुड़ना कहते हैं ना हम लोग। यूनाइट होना, हाँ जी, जोड़ना, हाँ, तो वो योग है। किसका योग है? शरीर का, दिमाग का, आपके आत्मा के साथ। या तो सोल के साथ, हाँ जी, आपके मसल, सोल, माइंड एंड आपके सोल। स्पिरिट के साथ। और जब आप जुड़ते हैं ना अपने अंदरूनी सेल्फ से, इनर सेल्फ जिसे कहते हैं हम लोग, हुँ, हुँ, तो चीज़ें बहुत शानदार हो जाती है। तो हुँ, योगा इज़ नॉट एन एक्सरसाइज। लोग इसको एज अ थेरेपी, एज अ एक्सरसाइज यूज़ करते हैं। हुँ, हुँ। योगा इज़ एन ऑफरिंग। ऑफरिंग यस, टू whom? To yourself. टू द गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। टू द गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, हुँ, हुँ, टू द योगी, ओके। टू द आदि योगी, आदि योगी, टू द फर्स्ट योगी। ओके। सो फॉर मी योगा इज़ एन ऑफरिंग टू हिम। मैंने पहले भी आपसे बोला कि मैं पूजा पाठ नहीं कर पाता। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूजा पाठ के अगेंस्ट हूँ या मैं उसको अच्छा नहीं मानता। मैं कर ही नहीं पाया कभी, मैं सीख नहीं पाया। हुँ, हुँ, तो मेरी लाइफ में ना कहीं न कहीं योगा उस कमी को दूर कर देता है। ओके। मैं योगा को ही पूजा मानता हूँ कि ये मैं पूजा कर रहा हूँ। आप डिवोशन के साथ हाँ करते हो जी, बहुत ज़्यादा उसको। और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हुँ, हुँ, फिज़िकल बेनिफिट है, मेंटल बेनिफिट है, स्पिरिचुअल बेनिफिट है, इमोशनल बेनिफिट है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, बहुत कुछ है। लेकिन मेरे लिए वो एक ऑफरिंग है। मैं उसको ऑफरिंग समझ के करता हूँ। जैसे लोग पूजा करते हैं नहाने के बाद, हुँ, मैं नहाने के बाद योगा करता हूँ। ओके। मैं उसको एज़ अ एक्सरसाइज़ नहीं करता, मैं उसको मेरे डिवोशन का एक पार्ट मानता हूँ। हुँ, क्योंकि योगा की वजह से शायद मैं आज बैठ के आपसे बात कर पा रहा हूँ। जी। आई वाज़ डायग्नोस्ड विथ अ स्लिप डिस्क, ओके। जो कि मेरे L5 और S1 के बीच में हुआ, हुँ, व्हाइल वर्किंग आउट इन जिम। लंबर एरिया, हाँ हाँ, जी। या तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि तू जिम से भी घर नहीं जा पाएगा, तेरे को ना आज ही एडमिट होना होगा और सर्जरी के लिए तुमको सर्जरी करवाना होगा। हुँ, तो आई वॉज वेरी स्केर्ड, क्या करूँ मैं अभी। उस टाइम मैं सिलीगुड़ी में रिहैब में था। हुँ, बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक्स हैं वहाँ के, मोपाल सर।
उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम ज़िंदगी में कभी बाइक नहीं चला सकते, अब तुम ज़िंदगी में कभी दौड़ नहीं सकते, अब तुम ज़िंदगी में कभी अपने स्पाइन पे खड़े नहीं हो सकते अच्छे से, ख़त्म हो चुका है तुम्हारा, MRI करवाओ और फटाफट एडमिट हो जाओ। आज अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, अगर आज मैं बाइक चला पा रहा हूँ, अगर मैं आज बैठा हुआ हूँ, खड़ा हूँ, तो वो योगा की वजह से ही है। क्योंकि मैं योगा करना शुरू किया बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के, मेरा सब कुछ ठीक हो गया। आज मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ जो तो दैट वाज द थिंग, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था। कंपैरिजन तो है नहीं वर्कआउट और योगा के बीच में, बट एक चीज़ है जो इसका आउटकम होता है, योगा आपको बहुत ज़्यादा आउटकम देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है योगा। जैसे मैं भी जिम वगैरह करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है इंसान को जिम और साथ में योगा बैलेंस करके करना चाहिए, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके सांस के साथ आपका ये जो होता है ना कोऑर्डिनेशन, ये इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। जितना मैं समझ पा रही हूँ योग को, आप कितना मैं तो नहीं समझ पाऊंगी, बट थोड़ा बहुत मैं करती हूँ क्योंकि तो अच्छा लगता है, रिलैक्स होता है, लगता है कि हाँ जितने भी मेरे बॉडी के ऑर्गन हैं, जो ब्लड है, जितना कुछ है, मैं महसूस कर पाती हूँ ये चीज़ें सब कोऑर्डिनेशन के साथ चल पा रही है। तो इसलिए मैंने आपको ये बात पूछा था, और कहीं ना कहीं आपने आंसर भी बता दिया दैट योगा कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा आउटपुट देता है। फिजिकली ही नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि योगा ने मुझे फिजिकली तो फिट किया ही किया, मेंटली भी इतना स्ट्रांग बनाया कि मैं अपनी चीज़ों को लड़ पाया। कई लोग कहते हैं मुझे कि तू योगा करता है तो बीमार क्यों हो गया? अच्छा। मैंने सुना है कई लोगों को कहते हुए कि अरे यार, रामदेव तो कभी बीमार नहीं होते होंगे, या सदगुरु को तो कभी बुखार नहीं होता होगा। सब होता है, वो लोग भी इंसान ही है, भगवान या फिर कोई अवतार नहीं है वो लोग, वो भी इंसान है, पर उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उनका शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है, उनका इम्यूनिटी जो है, वो बेहतर हो जाता है। जब वो बीमार पड़ते हैं ना, हम 7 दिन में ठीक होते हैं, वो लोग 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। हाँ, ये बिना मेडिसिन के ठीक हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट जो है ना, वो योगा देता है। आप जब योगा करोगे, किसी भी वे में करो आप, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से करते हो। कुछ लोग उसको एज अ थेरेपी यूज़ करते हैं, कुछ लोग उसको एज अ एक्सरसाइज यूज़ करते हैं, कुछ लोग उसको एज अ साधना, जिसके बारे में हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे साधना के बारे में। साधना, एज अ साधना यूज़ करते हैं योगा को। कुछ लोग उसको ना पाथवे ऑफ मुक्ति, हमारे ऋषि मुनि लोग ना योगा इसलिए करते थे क्योंकि ऐसा कहा जाता है पतंजलि योग सूत्र में कि योगा इज अ पाथवे टू मोक्ष, मुक्ति, निर्वाणा, एनलाइटमेंट, अवेकनिंग ऑफ द कुंडलिनीज, जिसकी बात आप अभी कर रहे थे। कुंडली जागृत, हाँ जी, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ यहाँ पर जागृत बहुत कुछ होता है। अच्छा। बहुत कुछ होता है। अब इसको समझने के लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कुंडलिनी को समझने के लिए ना। थोड़ा सा बता दीजिएगा तो ऑडियंस को भी थोड़ा हाँ जी, बिल्कुल लगेगा। नाड़ीज, हाँ, शायद कई लोग नहीं जानते, नाडीज आर द पाथवे ऑफ एनर्जी। और 72,000 नाड़ियों का ना हमारे शरीर में एक चैनल होता है, एक वायरिंग सी है हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर। 36,000 लेफ्ट में है, 36,000 राइट में है। ठीक है। और उस वायरिंग में ना बहुत सारे जंक्शंस हैं बने हुए, और 112 जंक्शंस हैं मेजर, जो कि हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में है। हाँ। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में 7 हैं, और एक हमारे सिर के ऊपर है, जिसको कि 7 चक्रास के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली दे आर द पाथवे ऑफ एनर्जीज, और एक मीटिंग पॉइंट है, जंक्शन है, जहाँ पे बहुत सारे नाड़ियों का मिलन होता है, और फिर वहाँ से वो लोग रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो कहते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप योगा करते हो, कुछ स्पेसिफिक मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिससे कि जो चक्रास है ना वो एक्टिवेट होता है। बेसिकली एनर्जी का जो फ्लो है ना वो प्रॉपर हो जाता है आपके शरीर में। मूलधारा, स्वादिष्ठाना, कुछ यम मणिपुर का, ऐसा कुछ जाप होता है ना करते हाँ जी, दौरान। कई लोग उसको जप के माध्यम से करते हैं, कई लोग उसको तप के माध्यम से करते हैं। माध्यम अलग अलग है, रास्ता एक ही है। माना जाता है कि कुंडलिनी जागृत जिनकी हो जाती है ना, वो लोग एनलाइटेड बीइंग हो जाते हैं, जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद थे।
हाँ, जैसे कि परमहंस हाँ जी, योगी वो भी रामकृष्ण थे, परमहंस थे, परमहंस योगी योगी थे। वो भी थे। हाँ, बहुत सारे ऐसे योगीज हैं जिनकी कुंडलिनी जागृत है। एनर्जी निकल जाती है उनकी लाइक पूरी एनर्जी तरीके निकल नहीं जाती, मतलब दे आर अलाइंड टू दिस कॉस्मिक एनर्जी इन अ बेटर वे, द मीन्स वे वी आर। बॉडी से उनकी निकलती है, दे गो टू अलाइन विद द यूनिवर्स, ऐसा कुछ होता है। they are basically they are more connected to this universe. ओके, या दिस इज द They are करेक्ट more आंसर। connected, they are more synchronized with this universe, this cosmos. और बहुत बेहतरीन एनर्जी, ऊर्जा, एक ऑरा उनका हो जाता है। बहुत शानदार एक तेज उनके अंदर से निकलता है जब आप ओके, ऐसे जागृत लोगों के आसपास रहते हैं। मीन्स यू चूज द वर्ड ऑरा। हाँ जी, ऑरा, कैन यू जस्ट डिफाइन दिस ऑरा, लाइक क्या हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है बिल्कुल और वो ऑरा क्लींस भी हो सकता है और वो ऑरा फिर डिस्टर्ब भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ बिल्कुल। है? हाँ जी, कैसे? जिस तरीके से आप साधना करते हैं, हम्म, साधना का मतलब है साध लेना ठीक। चीज़ों को, अपने हंगर को, अपने एंगर को, अपने ग्रीड को, अपने लस्ट को। इमोशंस जो हाँ भी जी, डिस्टर्ब करती है उन हाँ चीज़ों जी। को कंट्रोल कर लेना। जब आप उसे साध लेते हो, हम्म, जब आप उन सब चीज़ों की वजह से परेशान नहीं होते, हम्म, जब आप कुछ कमिटमेंट करते हो अपने लाइफ में हम्म, कि मुझे एक स्पेसिफिक काम करना है, और उसके लिए प्रिपेयर करते हो जब आप खुद को, हम्म, उसे भी एक साधना का नाम दिया गया है। अच्छा, और जब आप किसी भी प्रकार का साधना करते हो, हम्म, तो आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपका एक ऑरा डेवलप होता है, और वो काफ़ी मजबूत होता है। जब आप डिसिप्लिन में रहते हो, तो भी आपने नोटिस किया होगा कि जो स्टूडेंट, हम्म, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं, हम्म, तो जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे होते हैं ना, जो रोज़ होमवर्क करके आते हैं, या जो टॉपर्स होते हैं, उनको देख के पता चल जाता है कि ये पढ़ने वाला बच्चा है। जो लोग बैक बेंचर्स होते हैं ना मेरी तरह, उनको भी देख के समझ में आ जाता है कि ये लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। तो ऑरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने में, जो उन्होंने खुद से एक्यूमुलेट किया है, हम्म, अपनी साधना से, अपनी मेहनत से, अपने ऑनेस्टी से, डिसिप्लिन से। हम्म, जब आप इस तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं ना, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट होता है। जब आपका ऑरा पॉजिटिव होता है और आप किसी बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ऑरा वाले इंसान से मिलते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि या तो वो नेगेटिव हो जाएगा आपके साथ, या तो आप नेगेटिव हो जाओगे उसके साथ, या तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा आपके आसपास। तो बिल्कुल ऑरा तो डिस्टर्ब हुआ ना। न्यूट्रल नहीं होगा हाँ लेकिन जी, हाँ चेंजेस आ जी, हाँ जाएंगे जी। पूरे। अगर आप पॉजिटिव ऑरा हो और आप एक नेगेटिव ऑरा के पास चले गए, और आप उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो गए, हम्म, तो आपका ऑरा डिस्टर्ब हुआ और आप उसकी बातों में आ गए। अगर वो आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो गया, हम्म, तो भी आपने ऑरा चेंज कर दिया उसका। तो ये सही है। ऑरा फूड से भी चेंज होता है, ऑरा डिसिप्लिन से भी चेंज होता है, ऑरा कंपनी से भी चेंज होता है। तो इट मैटर्स अ लॉट। या क्योंकि जैसे मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, तो हाँ मैंने जी, बहुत सारा फिलॉसफी बुक्स पढ़ा है, मुझे पसंद है। तो उसमें मैंने देखा है कि जैसे हमारे सनातन में भी बोला जाता है दैट लिमिटेड खाना है, लिमिटेड लोगों के साथ उठना बैठना है, क्योंकि एक संगति, जिसको एक रॉ भाषा में संगति बोलते हैं, और फिर हम लोग थोड़ा इनलाइट हो जाएंगे तो उसको ऑरा बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, चेंज होता है हाँ जी, एक दूसरे के साथ बैठने से उठने से। तो बोला जाता बिल्कुल। है कि आप ऐसे संगत ऐसे लोगों के साथ कीजिए जो संत लोग हैं, जो संत विचार रखते हैं। संत मतलब वो नहीं जो भगवा पहन के चल रहे हैं, संत मतलब जो डिसिप्लिन रहते हैं अपने हाँ जी, लाइफ में। बिल्कुल, ये मतलब बिल्कुल। मुझे ये समझ में आता है, मतलब अभी के ऑडियंस। ज़माने के हिसाब से जो आप हाँ, कह रहे हैं ना, हाँ, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे यही चीज़ है। हैं। हाँ जी, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। जी, जी, जी। मतलब अपना और अपने हाथ में, आप हुँ, जितना अपने आप को मतलब एज़ अ डिसिप्लिन रखोगे, आप सोच समझ के कहीं भी उठना बैठना जाना, हाँ तो जी, यू विल बी वेरी स्टेबल। हुँ, आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हो, हाँ जी, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, तो इससे एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे अभी हमारा पॉडकास्ट भी डिजिटल मीडिया पे ही जाएगा। हाँ तो जी, आज का दौर डिजिटल मीडिया के बिना अधूरा है, हुँ, और कहीं न कहीं हम सब भी उस पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंट तो हैं ही, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है, देखना पड़ता है। बट जो लोग इस प्रोफ़ेशन में लगे हुए हैं, हुँ, जो एडिटिंग करते हैं, जिनका काम ही है रात को जगना, या जो ऐसे भी फ़ोन चलाते हैं, या जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं,
वो अपने आप को कैसे मतलब नियंत्रण रख सकते हैं अपने आप को? क्योंकि ऐसे लोगों का मैंने देखा है बैकग्राउंड, बहुत एंग्जायटी हो जाता है उनको। वो मतलब फैसला ठीक से ले नहीं पाते हैं और जो प्रॉब्लम होती है बॉडी में सो तो होती है। ऐसे उनको ऐसा क्या लाइक पूरे दिन में 20-25 कोई ऐसा प्राणायाम या कोई ऐसा पोस्चर योगा हम्म। कुछ ऐसा है जिससे कि उनको रिलीफ मिले वो चीज़ करने के बाद? बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारे लाइफ का ना, हुँ। गैजेट, जी, जी। फोन्स, जी। लैपटॉप, या वेरी मशीन, इम्पोर्टेंट। इसको बहुत छोड़ नहीं इम्पोर्टेंट पार्ट सकते है। हम लोग। हाँ जी। और आज के ज़माने में 50% जो हमारी लाइफ है ना, हुँ। डिपेंडेंट है उसी के ऊपर। हुँ। मेडिटेशन, जिसके बारे में अभी मुझे बताना चाहिए, हुँ। क्योंकि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है वो। आप अगर मेडिटेशन करते हैं ना, हुँ। तो ये जो समस्या है ना आपके अंदर, लॉस ऑफ कंट्रोल का, या ये जाएगा। जाएगा। व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, हुँ। तो आफ्टर आई लॉस्ट माय मदर, आई बिकेम अ ड्रग एडिक्ट। हुँ। क्योंकि उस वक्त मैं अपनी ऊर्जाओं को नहीं समझ पा समझ रहे नहीं थे पाया। अपने एनर्जी को, उसको मैं, किधर हाँ जी, वो करना नेगेटिव चाहिए। डायरेक्शन में चला गया। हाँ। बट आफ्टर आई लॉस्ट माय फादर, आई वेंट फॉर इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। ओके। ईशा फाउंडेशन। हाँ जी। एक प्रोग्राम है जो हुँ। हमारे सदगुरु हैं जगी हुँ। वासुदेव, जय कास्ट। जो उन्होंने डिज़ाइन किया है। अगर मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा ना, हुँ। तो ये बेईमानी होगी। जी, जी। उसके साथ नहीं, मेरे खुद के साथ। आपके साथ। क्योंकि इनर इंजीनियरिंग ने मुझे मेरे पिताजी के सदमे से निकलने में, मुझे एक्सेप्ट करने में कि मेरे माँ और मेरे पापा दोनों इस दुनिया में नहीं है, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अब मैं जो हूँ, मेरी फैमिली का मेन मेंबर हूँ। अब मुझे मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई, सबको मुझे देखना है। जी, यू आर द गार्जियन नाउ। गार्जियन तो शायद मैं बोल ही नहीं पाता अपने आप को कभी, लेकिन अब मुझे इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे फैमिली में अब कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, हुँ। क्योंकि मैं पहले से ही मेंटल हेल्थ मेरा उतना बेटर नहीं था। मेरे पास्ट में एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस थे। बहुत रीज़न था मेरे पास दोबारा रिलैप्स हो जाने का, कोलैप्स हो जाने का, डिस्टर्ब हो जाने का। तो मैं इनर इंजीनियरिंग के लिए चला गया। आई स्टार्टेड माई जर्नी हुँ। ऑफ मेडिटेशन विद सदगुरु। बैक टू बैक मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए, लैप ऑफ द मास्टर अटेंड किया, भाव स्पंदना किया। कुछ प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे मेडिटेशन और योगा से रिलेटेड, मैंने वो किया। और मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने 10 साल पहले क्यों नहीं किया। ओके। जो आज यूथ है ना, जो आपके पॉडकास्ट को सुन रही है या देख रही है, जी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से, अपील नहीं करता, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ना एक बार ये कोर्स ज़रूर करें। मेडिटेशन एक बार ज़रूर करें अपने लाइफ में। बहुत सारे तरीक़ों से मेडिटेट किया जाता है, आप एक बार करें। ज़रूरी नहीं है कि जो सदगुरु सिखा रहे हैं आप वही करें। मुझे कनेक्शन फ़ील हुआ उनके साथ, तो मैंने वहाँ से किया। ब्रह्म कुमारीज़ हैं, जया किशोरी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे योगीज़ हैं या गुरु हैं या मेडिटेटर्स हैं या योगीज़ हैं जो कि मेडिटेशन सिखाते हैं। आप किसी भी टेक्निक को फॉलो करें। विपासना है, जो कि विपासना। हमारे बिहार में है, हाँ, बहुत वन ऑफ द जगह है। बेस्ट सेंटर बोध गया में, हुँ। जहाँ से देश विदेश से लोग आते हैं आते हैं। सीखने के लिए। तो जो अनमैनेजेबिलिटी है ना लाइफ में अभी, स्टूडेंट्स के, या फिर कॉरपोरेट में, या डॉक्टर्स के लाइफ में, हुँ। या फिर पुलिस ऑफिसर्स के लाइफ में, आप सुनते होंगे ना कि आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। हाँ, बहुत बहुत सुनने में आता है। बहुत सारे अच्छे-अच्छे जॉब प्रोफाइल में लोग जाके सुसाइड कर हमारे लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने हुँ। सुसाइड कर लिया। जी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो मेंटल हेल्थ का जो इशू है ना, हुँ। जो बीमार कर देता है लोगों को, हुँ। मेडिटेशन अगर आप करोगे तो आपको गैजेट का इस्तेमाल करना, मैं फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ, हुँ। मैं इस गैजेट की बात कर रहा हूँ, अच्छा। आ यस, जाएगा। आ जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड गैजेट ऑफ दिस वर्ल्ड टिल नाउ। जो ये आईफोन है ना, ये फाइटर जेट है, ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं, या जो भी चीज़ आप देख रहे हो मैन मेड, इस
पृथ्वी पे, हम्म। ये सब ह्यूमन ब्रेन ने बनाया करेक्ट। और सबके पास एक एक ह्यूमन ब्रेन है, हम्म। उसका इस्तेमाल करना नहीं आता हमें। एक छोटा सा ऐप है फेसबुक, हम्म। कितने एमबी का होता होगा, 40 50 60 70 100 एमबी का, उसको अपडेट करना पड़ता है हर महीने, 2-3 बार अपडेट आपके फ़ोन में भी आता ही होगा। हाँ, कुछ ना कुछ ग्लिच आ जाता है अगर अपडेट नहीं करते हैं तो। मोस्टली सब कुछ कोई अपडेट करना पड़ता है, फ़ोन्स को भी करना पड़ता अनलिमिटेड मेमोरी, कोई 100 200 500 नहीं, अनलिमिटेड मेमोरी है हमारे पास ब्रेन में, उसको अपडेट ही नहीं कर रहे हैं लोग, उसको अपग्रेड ही नहीं कर रहे हैं लोग, उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं लोग। मेडिटेशन करो, आपको आपका आंसर मिलेगा। मेडिटेशन करो, आपको इसको यूज़ करने का तरीका मिलेगा, इसको इस्तेमाल करने का तरीका मिलेगा, इसको अपग्रेड करने का एक टूल मिलेगा। कोई चमत्कार नहीं होने वाला, मैं कोई बाबा बनने के लिए योगा या मेडिटेशन नहीं करता, ना कोई चमत्कार के लिए करता हूँ, ना कोई कुंडलिनी जागृत करने के लिए कर रहा हूँ, ना ही मोक्ष या निर्वाणा पाने के लिए कर रहा हूँ। मैं अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए करता हूँ। आज मैं अगर खड़ा हूँ तो योगा की वजह से हूँ, और आज अगर मैं कोलैप्स नहीं हुआ मेरे पापा के जाने के बाद, गुजरने के बाद, तो मेरे मेडिटेशन की वजह से हूँ। तो योगा और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के यूथ को ये चीज़ समझना चाहिए कि जिस गैजेट से वो खेल रहे हैं ना, हम्म। उस गैजेट को भी हमारे ब्रेन ने ही बनाया है। आप भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, या मैन कैन इतनी क्रिएट। कैपेसिटी है हमारे ब्रेन के अंदर। हम्म। उसको यूज़ करने के लिए तो सबसे आसान तरीका है, मिसयूज़ तो कोई भी कर सकता है, करते ही हैं लोग। 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे का स्क्रीन टाइम है बच्चों का। हम्म। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा 3 साल का बेटा है, अगर आप उसके सामने फ़ोन चलाओगे तो वो आपको बोलेगा फ़ोन मत चलाओ, फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, दैट इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। और वो फ़ोन नहीं चलाता। अच्छा। लेकिन आप उससे स्पाइडरमैन के बारे में पूछ लो, उसको पता है। आप उससे विवेकानंद के बारे में पूछ लो, उसको पता है। आप उससे सदगुरु की फ़ोटो दिखा के पूछ लो ये कौन है, वो बता देगा ये कौन है। आप उससे मोदी जी के बारे में पूछ लो, वो बता देगा। ये सब भी उसने फ़ोन में ही देखा, हम्म। क्योंकि टीवी तो अब कौन देखता है। तो जिस प्रकार आप यूज़ करते हैं ना, उस प्रकार आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं यूज़ करने के लिए। मैं बच्चों से क्या अपील करूं कि फ़ोन आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो। मुझे खुद के अंदर वो चेंजेस लाना चाहिए। अगर अभी 4 घंटे मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ और 4 घंटे में मैं 3 घंटे खुद फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या मैसेज दे पाऊँगा ना किसी को कि आप मेंटल हेल्थ चेक करो या आप अपना स्क्रीन टाइम कम करो। मैं कम करूँगा तो मुझे देखने वाले लोग खुद ही कम कर लेंगे, मेरा ये मानना है। अच्छा। चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो पहले खुद से स्टार्ट करें, हम्म। अपना स्क्रीन टाइम कम करें, और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो काम करते हैं इस पे, जिनका ये प्रोफेशन है, वो मेडिटेशन करें ताकि वो चीज़ों को ना अनमैनेजेबल ना होने दें, या chaotic ना हो। बैलेंस करके रख पाएँ। हम्म। क्योंकि मजबूरी है उनकी, उनको तो रहना ही है किसी न किसी तरीके से स्क्रीन के सामने। उनका ब्रेड एंड बटर है कई लोगों का पूरा काम उसी पे डिपेंडेंट है। कई लोगों का पैशन भी है। बिल्कुल। तो अपने ब्रेन को उन्होंने झटका दिया इतने घंटों तक उसके पास रख के, तो उसको आराम भी दें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और आज स्टार्ट करें। ये नहीं कि अच्छा भैया ने बोला रश्मि टॉक्स में हमने मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ सुना, हाँ। कर लेंगे किसी दिन। आप आज से स्टार्ट करिए, आपको कल से बेनिफिट पता चलेगा। तो यही है मेरा एक मैसेज। क्योंकि कोविड के बाद मैंने देखा है लोगों को, लोग ना हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं हाँ जी। कहीं ना कहीं। जैसे कल ही मैं पार्क गई थी, मेरे घर के पास पार्क है, तो आई वॉज सो हैप्पी। मैंने देखा सारे 60+ जितने भी हैं अंकल आंटियाँ, वो आ रहे हैं, घूम रहे हैं। दे अंडरस्टैंड कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे भी बुरे बुरे लोग, मतलब ऐसे लोगों को जब मैं देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर सेल्फ लव आया। दूसरे फैमिली भी सपोर्टिंग है, बोल रही है कि नहीं अब खुद पे ध्यान दीजिए। लेकिन योगा मुझे लगता है ये घर घर जाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि एक छोटे बच्चे से लेके मुझे लग रहा है अब ओल्ड एज तक कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ लोगों का कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। उनको खुद नहीं पता चलता कि उनका उनका उनसे अलाइनमेंट कब टूटता है।
बट टूटता तो है। बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैं इफ कहीं जाती हूँ, कोई पूजा-वूजा हो रहा है और मैं देखती हूँ वहाँ हल्ला हो रहा है। मतलब पूजा हो रहा है, हल्ला हो रहा है, ये कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब है। हाँ वो जी। चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो मैं ये प्रयास, क्योंकि योगा तो हमारे इंडिया से ही ओरिजिन हुआ है इसका। हाँ जी। 110% यहीं से हुआ है और कितने सारे फॉलोवर्स हैं बाहर से, जितने फॉरेन लोग आते हैं यहाँ पर और सीखते हैं। हाँ तो जी। मैं चाहती हूँ बच्चों का भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सीरियस सब्जेक्ट होना चाहिए योगा, बिल्कुल। जहाँ पर वैसे टीचर्स को हायर किया जाए स्कूल्स में और जो उनको सिखाए, उनपे नंबरिंग हो, मार्किंग हो और कहीं न कहीं मैं चाहती हूँ एक नेशनल लेवल पे इस चीज़ को प्रमोट किया जाए। बिकॉज़ योगा, क्योंकि भारत मुझे लगता है इतना शानदार देश है, यदि इसका आप इतिहास पढ़ोगे तो हर चीज़ें जो भी हमारे पूर्वज ने बताई थी, वो जान रहे थे कि कहाँ क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने ये बोला पर्टिकुलर। हम में तो ये भी है ना, किसी मंथ में ये चीज़ नहीं खाना, जैसे सावन में ना बहुत लोग दूध नहीं पीते हैं। दूध का त्याग करते हैं या हरी सब्जियों का करते हैं। रीज़न बीइंग कि वो ब्रीडिंग टाइम होता है, तो बहुत सारी ब्रीड होती है उस समय, इसी वजह से त्याग कर दिया जाता है। तो योगा को तो बहुत पहले से बताया गया था। जैसे हमारे टाइम में रामदेव बाबा आए थे, तो हम लोग भी बहुत फ़ैसिनेट हो गए थे कि हाँ, हम लोग भी करेंगे। बट हमें ये नहीं पता था कि रामदेव बाबा साँसों से अलाइन करते हैं बॉडी को। जो साँस लेना, जो 1-2 नाली होती है, उतना मुझे नहीं पता, वो आप ही से मैं पूछूँगी। उसको भी अलाइन करके शायद योगा किया जाता है, तब जाके आपको मतलब वो रिज़ल्ट दिखता है। मतलब हाँ ऐसा जी। कुछ है। जो आपने कोर्सेज़ की बात करी ना, जी, जी। पहले उसके बारे में बात करते हैं हाँ, हाँ। कि आपको शायद पता होगा, हुँ, पहला योगा स्कूल हुँ। इस पूरे वर्ल्ड का हमारे बिहार में है। अच्छा। फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी हुँ, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में है। हमारे बिहार में विडंबना है कि कि लोगों यहाँ को के पता नहीं। यूथ को पता नहीं है। मुंगेर का नाम सुनते ही वो लोग इलीगल वेपन्स के बारे में बात करने लग जाते हैं कि हुँ। मुंगेर में बहुत फैक्ट्रीज है ना इलीगल वेपन जी, की। जी, जी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मुंगेर में इस पूरे विश्व का बिहार स्कूल ऑफ योगा हुँ। सबसे पुराना और सबसे पहला यूनिवर्सिटी है योग के लिए। स्कूल्स को भी प्रमोट करना चाहिए ना, हाँ बच्चों को जी, कभी टूर के लिए ले जाना चाहिए। बिल्कुल। स्कूल्स भी ये और काम आप नहीं भी करते। अपने चैनल के थ्रू हाँ, हाँ। लोगों को बताएं जी, कि बिहार स्कूल ऑफ योगा हमारे मुंगेर मुंगेर में में ही है। है। और पढ़े उसको, रिसर्च करे, वहाँ पे जाए कोर्सेज के लिए। हुँ, हुँ। और उसके बाद आपने बोला सांसों के बारे में, जी, तो योगा के ना डिफरेंट डिफरेंट 8 लिम्ब बोलते हैं, 8 8 लिम्स ऑफ लिम्ब्स। योगा हुँ, हमारे पतंजलि योग सूत्र में। हुँ, पतंजलि योग सूत्र में योगा को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया। उसमें आसनास के बारे में बताया गया, ध्यान के बारे में बताया गया, प्राणायाम के बारे में बताया गया। जो आप सांस की बात कर रहे हैं ना, दैट इज रिलेटेड टू प्राणायाम प्राणायाम, या प्राणों का व्यायाम। व्यायाम। प्राण मीन्स सांस, साँस प्राणवायु। या सांसों का व्यायाम इस प्राणायाम। हुँ, तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो उसमें बहुत सारा टेक्निक है जिसके थ्रू आप सांसों का व्यायाम कर सकते हैं। फिर आसनास है, ध्यान है, प्रतिहार है। तो डिफरेंट डिफरेंट लिम्स हैं जो कि योगा के हैं। हुँ। तो वो है प्राणायाम, जिसमें कि अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, और भी बहुत सारे हैं। कपालभाति मैंने हाँ सुना है जी, बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। बिल्कुल। क्योंकि हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर टेक्निक तो मुझे नहीं पता, हुँ, लेकिन मैं भी 5 मिनट 10 मिनट जब नैप के बदले में वही कर लेती हूँ, आई फील वेरी रिफ्रेशमेंट हाँ आफ्टर जी, दैट। लगता है कि हाँ, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है, हुँ, क्लियर लगता है वो करने का। स्टूडेंट्स को बोला जाता है हाँ दैट जी, टेस्ट करने बिल्कुल। के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और योगा को आप जिस तरीके से यूज़ करोगे, वो उस तरीके का बेनिफिट आपको देगा। अच्छा। अगर आप उसको फिज़िकली अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए कर रहे हो, तो आपको वैसा ही देगा। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, तो वो ऐसा बेनिफिट देगा। हुँ, सो इट डिपेंड्स अपॉन द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल हु इज़ डूइंग इट। ओके, ओके। ओके, वेल जैसे सद्गुरु का नाम आपने हाँ लिया जी, एंड आपने स्टार्टिंग में शिवा के बारे भी हाँ बोला जी। कि आप शिव जी के मंदिर जाया करते थे हुँ, और साथ में आपने ये भी बोला है कि आपको उतने रिचुअल्स नहीं पता, मतलब हुँ, कैसे क्या होता है, मैं योग को ही सब कुछ मानता हूँ। हुँ, बट यू वांट टू से दैट आप वहाँ गए हुए, मैं अभी तक गई नहीं हूँ ईशा हुँ, फाउंडेशन पर, मैं जाना चाहूँगी और हुँ, मेरा मन भी होता है, लेकिन आई डोंट नो अभी तक मैं क्यों नहीं जा पाई हूँ, लगता है मेरा टाइम नहीं आया है अभी। तो वहाँ पर शिव की प्रतिमा हुँ, लगाई गई है बाहर में, हाँ जी। जिनको कि आदि योगी भी बोलते हुँ। हैं शिव जी को। तो शिव के बारे आप क्या बोलना चाहिएगा?
कौन, ये भगवान शिव, योगी शिव? बहुत बहुत कंट्रोवर्शियल है नहीं कोई बात नहीं, मेरा पर हम मेरा कॉन्सेप्ट, हाँ आप क्योंकि बताइए। मैं जिस तरीके से उसको मानता हूँ ना, कई लोग हाँ उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, पर क्योंकि करना पड़ेगा। क्योंकि नहीं, ये जरूरी है ना। हाँ हाँ जब हम छोटे थे जी। तो घर वालों से हमने सीखा हम्म कि भगवान क्या है, हम्म एक गॉड कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ हमारे ब्रेन में। जी। मैं जब अपने भगवान वाले रूम में चला जाता था तो मुझे मेरी सिस्टर डांटती थी, ओए क्यों चला गया चप्पल पहन के, बाहर निकल। हम्म क्यों, क्या हो गया दीदी उधर? हम्म उस भगवान रूम है, भगवान का रूम है, वहाँ चप्पल पहन के नहीं जाते। हम्म, अच्छा भगवान का रूम है, समझ में आया कि ये भगवान का कमरा है। अच्छा। धीरे 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 जब और बड़ा हुआ तो वहाँ से कभी लड्डू चुरा के खा लिया ओह तो उसके लिए डांट पड़ी कि जूठा क्यों कर रहा है तुम, भगवान को जूठा चढ़ाते हैं क्या? हम्म तो है कौन भगवान? हम्म, तो ये भगवान है। ये कौन से भगवान है? तो ये गणेश भगवान है। ये कौन से भगवान है? तो ये कृष्ण भगवान है। हम्म ये शिव भगवान है। बहुत सारे भगवान, मेरा एक रैक था, हम्म उस रैक के ऊपर बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी और मेरी बहन और मेरी माँ उसको पूछती थी। हम्म, तो मुझे बचपन में ही पता चल गया ये लोग भगवान हैं और ये लोग सजा देते हैं। गुस्सा, सजा देते हाँ हैं। सजा देते हैं भाई। जूठा खाओगे तो सजा देंगे, चप्पल पहन के घुस जाओगे तो सजा देंगे, ऐसा वो लोग हमें बताते थे। हम्म, और हमारी सोसाइटी में ऐसे ही बताते हैं, हाँ भगवान का इंट्रोडक्शन जो होता है ना ऐसे ही होता है। सजा देने वाले। हाँ, और गुस्सा हो जाएंगे, हम्म बुरा मान जाएंगे, हम्म ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, हम्म मंत्र तुम ऐसे कैसे पढ़ने लग गए, हम्म तुमको इस पोस्चर में बैठना चाहिए था, हम्म तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे। तो बहुत सारा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ मेरे हम्म दिमाग में हम्म भगवान को लेकर। हम्म, और बचपन से ही मैं थोड़ा सा रेबेलस हूँ, मैं चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, दैट इज गुड। और इसी वजह से ना मैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। थोड़ा और बड़ा हुआ ना तो मुझे लगता, मुझे, मैं उनकी बात मानता था, लेकिन मुझे लगता था कि ये तो भगवान नहीं होगा यार, इसको, ये लोग जो है ना, ये लोग ऐसे ही, ठीक है, अब ज्यादा बोलूंगा तो मम्मी मारेगी, बहन लोग मारेगी, गुस्सा करेगी, इससे अच्छा मान लो जो बोल रहा है ये लोग। हम्म फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो आधा बोचा खोचा जो खसर था वो हमारे रामानंद सागर जी ने पूरा कर दिया। जय श्री कृष्णा देख देख के मुझे लगने लगा, अच्छा एक तीर निकला उससे 5 तीर बन गया, 10 तीर बन गया, ये सब देखा, हम्म ऐसा होता है भगवान, ठीक है। वो एक गॉड का कॉन्सेप्ट फिर चेंज हुआ, उसको ही मानने लगा फिर मैं भगवान। हम्म, इस तरीके से होते हैं भगवान, भगवान हाथ ऐसे करेंगे, रोशनी निकलेगा, ये निकलेगा, घंटी बजाऊंगा, फूल गिर जाएगा, मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, हाँ पढ़ाई कर नहीं रहा हूँ, भगवान पास करा दो, लड्डू अच्छा। चढ़ा दूंगा। हम्म, तो इस तरीके का एक गॉड कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट फिर बन गया। बना मेरे हम्म दिमाग में। हम्म बचपन में कुछ और था, हम्म थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ और बना। हम्म फिर 10th के बाद थोड़ा दिमाग, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर थोड़ा सा आया, इंटेलेक्चुअल ब्रेन थोड़ा एक्टिवेट हुआ, और मेरा जो रिसर्च था ना भगवान को ढूंढने का, वो आगे बढ़ा। ढूंढते 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 बहुत कुछ मैं देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे लोगों से मिला। आपको मैंने बताया था कि मैं केदारनाथ गया था हाँ बुलेट लेके। हम्म वहाँ पे एक बाबा मिले मुझे, एक योगी थे, साधु थे। हम्म तो क्यों रो रहा है तुम, उसने मुझे बोला, क्यों रो रहा है यहाँ बैठ के? तो उस वक्त जब मैं वहाँ गया था, उसी के 1-2 साल पहले वहाँ पे त्रासदी आई थी केदारनाथ में, हम्म, जो सब कुछ खत्म हो गया था, सिर्फ मंदिर और बाहर एक नंदी की प्रतिमा, वो जी। सुरक्षित, बाकी सब कुछ खत्म हो गया था वहाँ। हम्म, उसी के जस्ट बाद गया था मैं, जो पहला जब जर्नी स्टार्ट खुला हुआ था था ना, हाँ तभी जी, तब तभी गए मैं गया थे। था। अच्छा। तो मैं उसको बोला कि सब कहते हैं कि केदारनाथ में भोलेनाथ रहते हैं, हम्म इसीलिए हम आए हैं। हम्म तो कौन बोला तुमको केदारनाथ में भोलेनाथ रहते हैं? मतलब न्यूज में दिखा रहे हैं, हम्म सब टूट गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, ये बचा हुआ है, तो यहाँ रहते हैं तभी तो बचा हुआ है, हम्म इसीलिए हम आए। तो कह रहा है, रोता क्यों है फिर, हम्म रो मत। हम्म तो आप बताइए फिर भोलेनाथ कहाँ रहते हैं, हम चुप हम्म हो जाएंगे। हम्म ना तुम कुछ गड़बड़ करके आया है क्या, घर से भाग के आया है? हम्म, नहीं, हम घर से भाग के नहीं आए हैं, हम घूमने आए हैं, हम भोलेनाथ को ढूंढ रहे हैं। तो बोला भोलेनाथ वहां नहीं है, कहाँ है फिर? तो ऐसे दिखाया, वो वहां है, वहां। हम देखिए पीछे तो कोई नहीं, दिखा रहा है यहाँ मेरे अंदर। हाँ, हम्म, बचपन में भी लोग कहते थे कई बार ना कि भगवान अंदर अच्छा। है,
शैतान भी अंदर है। हम्म, लेकिन उस दिन ना मैंने उनकी बात को बहुत सीरियसली लिया, और वहां से जो है ना मेरा गॉड का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। धीरे 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 बहुत बदला। आज के वक्त में वहां से लेकर अभी तक के कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ डेवलप हुआ। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हम्म, मैं भगवान जिसको मानता हूँ, भौ से भूमि, हम्म, गौ से गगन, वौ से वन, औ हम्म, से अग्नि, हम्म, नौ से नदी, वाह, इन पंच तत्वों को मैं भगवान मानता हूँ, हम्म, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, हम्म, जिसकी वजह से मैं सांस ले पा रहा हूँ, हम्म, जिसकी वजह से मैं खा पा रहा हूँ। हम्म, अगर अभी मेरे ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाए हम्म, तो 5 मिनट के बाद आप लोग भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। वो है भगवान जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, हम्म, मैं सांस ले रहा हूँ। ये प्रकृति भगवान है, ये कुदरत भगवान है, ये धरती माता भगवान है। तो कॉन्सेप्ट मेरा चेंज हुआ धीरे 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 धीरे। शिवा के बारे में आपने पूछा, या, शिवा मेरे लिए भगवान नहीं है। हम्म, शिवा मेरे लिए एक स्टेट ऑफ माइंड है। स्टेट ऑफ आप भी शिवा हो सकते हैं, माइंड, मैं भी शिवा हो सकता हूँ। शिवा एक योगी थे जो कि जिसको कि समझने में मुझे सदगुरु ने हेल्प किया। ईशा फाउंडेशन में मैं जब गया तो मुझे पता चला कि ही वॉज द फर्स्ट योगी। या, ये वाज द फर्स्ट वीडियो। उससे पहले मुझे क्या पता था कि वो गांजा पीने वाले नहीं नहीं, इंसान है। गांजा का नहीं, प्रसाद उन्हें चढ़ाया जाता है हमारी सोसाइटी में। गांजा, भांग, ये सब चीज उनको भांग चढ़ता वांग है। चढ़ता है, हाँ जी, गांजा और पत्ते, महाकालेश्वर में तो उनको शराब भी अर्पण बिल्कुल होता है। बिल्कुल। रीजन बीइंग कि माना जाता है कि हम्म महादेव भोलेनाथ ऐसे हम्म देव हैं जो दैत्य असुर हम्म, देव सबको सब उनको पूजते हैं, बिल्कुल। और वो चीज लेते हैं कि मेरे बच्चे उस चीज को ग्रहण हम्म, ना करें, उसका ये सिंबल होता है। पर लेकिन लोग लोग उसको गलत प्रसाद बन के समझ ग्रहण करते हैं। मैं बाबा धाम के रास्ते में देखती हूँ लोग देखते हैं फूकते फूकते जा रहे हैं, मैं सोचती हूँ ये क्या है, वो तो बाबा बाबा धाम का भी जब, प्रसाद है। हाँ जी, अब उसको प्रसाद बना के उसको मिसयूज कर रहे हैं लोग। हम्म, कई बच्चों को मैंने देखा है कैनबिस साइकोसिस होते हुए, जी जी, बाइपोलर डिसऑर्डर होते हुए, स्किज़ोफ्रेनिया क्रॉनिक स्टेज में आ गए वो लोग, गांजा का सेवन कर करके, भांग का सेवन कर करके। कई हम्म, बच्चे हमारे जो डॉक्टर हैं प्रणव प्रकाश सर, हम्म, उनके यहाँ पे एडमिट रहते हैं। बहुत बुरा हालत है गांजे की वजह से। जी, और उनसे जब आप बात करोगे ना तो वो बोलेंगे भोलेनाथ का प्रसाद है, हम क्यों नहीं पिएंगे। तो एक जो मिथ है ना, ये इसको दूर करना बहुत जरूरी है मेरे लिए ना। मेरे लिए शिवा एक स्टेट ऑफ माइंड, एक कॉन्शियसनेस है जो उन्होंने स्प्रेड किया जब वो थे एज अ योगी यहाँ। हम्म, आज भी हैं वो। या, हमें बस उस कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनना है, हम्म, उस अवेयरनेस का पार्ट बनना है। कहते हैं इफ यू वांट टू वर्शिप शिवा, जॉइन हिज गैंग इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग दैट दूध और और ये दूध और फ्लावर्स एंड वो करने से अच्छा जॉइन हिज गैंग, बिकम अ मेंबर ऑफ हिज गैंग, बिकम अ योगी। उन्होंने एक टूल दिया ह्यूमैनिटी को योगा और मेडिटेशन का। ही इज द फादर ऑफ योगा, ही इज द फादर ऑफ मेडिटेशन। ऐसा शिव सूत्रा में भी बोला गया, शिव संहिता में भी बोला गया। हमारे जो नाथ ट्रेडिशन के मस्तेंद्र नाथ हैं, हम्म, उनके अकॉर्डिंग भी, जो गोरखनाथ ट्रेडिशन अभी चल रहा है हमारा, जो फर्स्ट योगी, जिससे भी पूछोगे आप वो योगा शिवा को बोलेंगे। लेकिन योगा कोई नहीं करता, बस उसको पूज रहे हैं घर में, 16 सोमवारी का व्रत रख रहे हैं कि अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा, अच्छा बंगला मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए। लेकिन जो मैसेज वो देना चाहते थे सोसाइटी को, हम्म, उस मैसेज को किसी ने अप्लाई नहीं किया अपने लाइफ में। शिवा इंसान खुद बन सकता है, उसको पूजने से अच्छा ना आप अपने अंदर के शिव को जागृत करो, हम्म, उसको पहचानो, उसको महसूस करो। शिवरात्रि एक बहुत ह्यूज फेस्टिवल है हमारे यहाँ। मैंने लोगों को देखा है 100-100, 200-200, 300-300, 400-400, 500-500 लीटर दूध डालते हैं शिवलिंग के ऊपर। मैं ये नहीं बोल रहा कि मत डालो, उसको फिर कलेक्ट करते हैं वो लोग। पीछे आप देखोगे एक चैनल बना रहता है, हम्म, दूध वहाँ से ट्रेवल करके उधर जाके बकेट में स्टोर होता है। फिर शाम के टाइम में ना खीर बनती, भांग बनता है। चबांग, खीर आप लोगों को मिलता होगा लड़कों को भांग मिलता है। भांग पीते हैं वो लोग अच्छा, प्रसाद बना के, पी के
टल्ली होके रात को घर जाते हैं, हम्म, और जब उसकी पत्नी या उसकी बहन या उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम इतने नशे में कहाँ से आया, तो उसको मारते हैं, हम्म, उसको गाली देते हैं और बोलते हैं कि मैं शिव की पूजा करता हूँ। उसके बेटे ने जब उसको अपनी पत्नी से मिलने के लिए रोक दिया, तो सोचो वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता होगा कि उसने अपने बेटे का गला काट दिया। हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज में ऐसा बताते हैं। हम्म, एक बार पार्वती ने उनसे पूछा हम्म, कि पूरी दुनिया में आप सब कुछ बांटते हो, हम्म, मेरे लिए क्या है? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए मेरे पास 2 आँख है, 1 आँख तुम्हारा। मेरे पास 2 हाथ है, 1 हाथ तुम्हारा। हम्म, अपने शरीर का आधा हिस्सा उसको दे दिया, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर बन गए। सोचो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सही था या गलत था, मैं ये सोचता हूँ कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता होगा कि उसने अपने शरीर का एक हिस्सा दे दिया अपनी वाइफ को, और आप उसी की पूजा कर रहे हो और भांग पीकर आप जाके पत्नी को मार रहे हो। या तो अब ये कहाँ तक जस्टिफाई करता है शिव की भक्ति को? 100%। आप जानते ही नहीं शिव को। हम्म, आप जिस दिन जानोगे, आप जिस दिन पहचानोगे, उस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि वो आप ही के अंदर है। और जिस दिन वो आपको ये पता चल जाएगा, उसको जागृत करो, उसको महसूस करो, वो सबके अंदर है। बहुत अच्छा लगता है ना जब आप जैसे ऐसे शिक्षित लोग आते हैं और जब ऐसी टॉपिक पे बातें बोलते हैं जो बहुत लोग हिचकते हैं बोलने से। जैसे आपने भगवान का अपने हिसाब से एक परिभाषा निकाला जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम जी पा रहे हैं, वही तो भगवान हुए ना हमारे। हाँ जी। और ये बात भी आपने सही बोला कि हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे अंदर ही असुर भी है। वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा पार्ट अपना उजागर करते हैं। जी, बिल्कुल। जैसे आपने शिव जी का बताया सारा कॉन्सेप्ट, मतलब मैं तो आपके कॉन्सेप्ट से 100% लाइक हूँ कि हाँ ठीक है। पर बहुत लोग जैसे अफेंड ना हो जाएं, उनको लगे अरे मेरे महादेव को हम दूध नहीं चढ़ाएंगे, तो जैसे मैं कुछ इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि हाँ ये सही है या गलत है। हुँ। तो ये जो महादेव हैं हमारे योगी महादेव, जब हम लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं या हिस्ट्री, डीप हिस्ट्री में जाएंगे, तो उसमें दिखता है कि जो पुराने ज़माने के लोग थे, अर्ली एशियन पीपल्स, दे यूज्ड टू ड्रॉ सम पिक्चर और वो कुछ क्रेव करके बनाते थे, तो वहाँ पर हम महादेव को देखते हैं। मतलब ऐसा मैंने पढ़ा है कि जो हमारे योगी महादेव है वो हमेशा सिविलाइजेशन के अगेंस्ट हुआ करते थे। मतलब वो मानते थे कि प्रकृति ही सब कुछ है। जो आपने स्टार्टिंग में बताया था भगवान के बारे, जिसमें आपने हाँ प्रकृति जी। का ही नाम लिया। ही ऑलवेज सपोर्टेड कि कभी भी प्रकृति के अगेंस्ट मत जाओ। मतलब हम सिविलाइज्ड होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रीड बढ़ेगी, ऐसा मैंने पढ़ा था, कहीं देखा था, तो मैं उस बिल्कुल, बेसिस पे बिल्कुल। आपको हाँ बता जी, रही हाँ हूँ। जी। तो वो प्रकृति को सपोर्ट, वो जानते थे कि इंसान जितना मटेरियलिस्टिक के तरफ जाएगा ना, उस वो उतना अपने जो एक रूट है ना उससे दूर होता जाएगा। हाँ जी। इसीलिए वो उस समय ही ये सब देखने के बाद उन्होंने योग दिया। एंड ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज डांस ऑल्सो। द ही इज अ कॉस्मिक डांस। क्रिएटर, ही इज अ डिस्ट्रॉयर। वेन एवर ही डांस कुछ होता है, बड़ा होता है, ऐसा बोला जाता है। और जब अभी आपने बताया कि वो अपनी पत्नी से इतना इतना प्रेम करते थे, क्योंकि बोला जाता है जब सती ने सती किया था, जब वो अग्निकुंड में कूद गई थी, तो महादेव फूट फूट के रोए थे, एक बच्चे की तरह रोए थे वो। और बहुत लोग बोलते हैं मर्द नहीं रोता है, वो रोता है तो इट मीन्स वो कमजोर है। नहीं, वो रोए थे और उसके बाद फिर उन्होंने तांडव किया था। तो उन्होंने हमेशा बोला है कि मेरे आधे शरीर में आप वास करती हूँ, आपके बिना मैं अधूरा हूँ, मेरे बिना आप अधूरी है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो हमारे अंदर मैस्कुलिन और फेमाइन दोनों चीजें होती है, और यही बैलेंस्ड करना ही एक रस है जिसके वजह से कि हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इफ कोई फीमेल है उसमें मैस्कुलिनिटी ज्यादा आ गई है, डोमिनेंसी ज्यादा आ गई, तो वो भी गलत बात है। फेमिनिन भी होना चाहिए। अब कोई मेन है, अब वो चीज़ों को फ़ील कर पाता है, किसी को चोट लगा है तो उसे समझ आ रहा है इसे चोट लगा, इसे दर्द हो रहा है, तो वो एक एक फेमाइन दिखाता है कि उसके अंदर वो चीज़ है। तो लगभग मुझे लगता है आपने जितनी बात बोली सारा हमारे कॉन्सेप्ट से मिलता-जुलता हुँ, है। शिव, जैसे आपने दूध वाली बात बोली, ये तो सही बात है जो हम चढ़ाते हैं। हुँ। हमें लगता है हर एक मंदिर में कुछ एक ऐसा कलेक्ट करने के लिए होना चाहिए जिससे भांग ना बने, बाकी उसको हम लोग कुछ बना के गरीबों में बाँट सकें। मैंने आप शायद समझ नहीं पाए मैं क्या हाँ, बोलना चाह रहा था। हाँ।
मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि आप दूध मत चढ़ाओ। मेरे कहने का ये मतलब था कि आप अपनी पत्नी को जाके भांग खा हाँ, के हाँ, पिटाई मत वो करो। मैं समझ गई। वो वही तो मैंने बोला, मैं ये भांग ना कहना बने। चाहता था, आप दूध चढ़ाओ, हाँ, हाँ। आप जितना चढ़ाना चाहते हो चढ़ाओ। आप भांग मत पियो, आप नशा मत करो, आप गांजा मत पियो। हुँ, और आप जब ये सब चीज करोगे हुँ। तो आप डोमेस्टिक वायलेंस तो करोगे ही करोगे, 100%। करते ही हैं लोग। नहीं, दूध के अगेंस्ट तो मैं खुद हूँ। मैं ऐसा तो नहीं, नहीं हूँ, आप करो, नहीं, और आपकी भक्ति ऐसा है। नहीं कि मैं नहीं चढ़ाती हूँ, थोड़ा-सा हम्म चढ़ाती हूँ, जो बच जाता है मैं डोनेट कर हम्म देती हूँ कहीं पे, क्योंकि मुझे लगता है वो किसी के पेट में यदि चला गया तो ज़्यादा हम्म भूख मिटेगा, तो उसको ज़्यादा थोड़ा-सा रिलीफ, मैं ऐसा मानती हूँ। हम्म। बाकी वो ये पूजनीय है, उनको पसंद है तो थोड़ा बहुत तो मैं देती हूँ, ऐसा हाँ नहीं जी। है। और वो तो खुद हमें देते हैं, हम उनको क्या देंगे? जिस प्रोफेशन से मैं जुड़ा हूँ ना, जी। मैं दिन रात ऐसे पेशेंट के साथ डील कर रहा हूँ हुँ। जो लोग गांजा और भांग के वजह से आज बीमार हैं मेंटली। उसमें से किसी को प्रसाद सोच के भी ऐसा दिया गया था क्या? जो प्रसाद है, पहली बार ट्राई करूँ? 90% लोग ओके, एज अ प्रसाद ही उसको कंज्यूम करते थे। दिस इज़ द मेन फोकस, दिस और थिंग इज़। वो लोग पीते थे, हुँ, कब एडिक्शन में चले गए, उनको पता नहीं चलता। कब बीमार हो गए, हुँ, कब हमारे रिहैब तक आ गए, कब साइकेट्रिस्ट के पास चले गए, उनको पता नहीं चला। कई लोग ऐसे हैं जिनको हम भी ठीक नहीं कर पाए, अभी वो लोग सीआईपी में बंद हैं, अभी वो लोग सोसाइटी में फैमिली में रहने के लायक नहीं है। हुँ, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, अच्छा। मैं दूध के अगेंस्ट नहीं हूँ। आप उस दूध में भांग मिला के पी रहे हो और आप बीमार हो रहे हो, और आप एक मैसेज दे रहे हो लोगों को कि ये प्रसाद है, तू भी पी सकता है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप बीमार नहीं हुए, मेरी इम्यूनिटी वीक है, मैं तो बीमार हो जाऊंगा ना। बार-बार कंज़्यूम करने से कोई भी बीमार हो बिल्कुल। जाएगा। दिस तो इज़ वेरी ये टॉक्सिक। ये एक मैसेज है मेरा यूथ को, सोसाइटी को, हुँ, कि आप लोग नशा ना करें, और शिव जी का नाम लेके तो बिल्कुल ही ना करें। 100%। और अगर करना है तो पत्नी से प्यार करें, प्रकृति से प्यार करें, योग करें, ध्यान करें, जैसा आपने बोला। हुँ, कॉस्मिक डांसर था नटराज, वो करें, उसकी बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, वो सीखो आप। लोगों ने क्या सीख लिया? सिर्फ नशा करना सीख लिया। इसके अगेंस्ट में हूं मैं। जी। हाँ जी। तो थ्रूआउट जितना पॉडकास्ट चल रहा है, बहुत ऐसी बातें सुनने को मिल रही है जो जिस पे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ हमेशा। पर वैसा कोई इंसान मिलता नहीं है जो मैं बैठ के बात करूँ, ना वो मेरी बात को समझे। तो इस तरह का जो आपका माइंडसेट बना है, कहीं न कहीं एक्सपीरियंस रहा आपके लाइफ़ का। दूसरी बात, ऐसा कौन आइडल है आपके लाइफ़ का? कोई एक होगा ना, कोई एक आइडल जो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस हुए और आपको लगा कि नहीं, अब मेरी एनर्जी सही डायरेक्शन में चल रही हाँ, एक गुरु बहुत ज़रूरी है? है लाइफ में ना, हुँ, हुँ। क्योंकि गुरु इज़ लाइक अ जीपीएस। ओके। आपको अगर कहीं जाना है हुँ, और आप मैप में जीपीएस की मदद से उस लोकेशन को डाल देते हैं, तो वहाँ तक जाने का ना कई रास्ता बताता है। हुँ, चलते आप खुद ही हैं, हुँ, लेकिन गुरु रास्ता बताता है, गाइड करता है, एक मेंटोर की तरह, एक जीपीएस की तरह, एक टॉर्च की तरह काम करता है। हुँ, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, उजाला है, तो टॉर्च की ज़रूरत नहीं है। हुँ, सब कुछ ख़त्म हो गया, अंधकार है, परेशानी में आ गए, तो टॉर्च जलाओ, दिखने लगेगा रास्ता। हुँ, अब ऐसा ही एक इंसान मेरी ज़िंदगी में आया जब मैं रिहैब में था। हुँ, उसका नाम सुमिरन है। सुमित। हाँ जी, वो एक रिकवरिंग एडिक्ट है, हुँ, और वो ही मेरा काउंसलर था और वो मेरा स्पॉन्सर है। हमारे प्रोग्राम में 12 स्टेप ट्रीटमेंट मॉड्यूल में कहते हैं कि एक स्पॉन्सर होना बहुत ज़रूरी है, हुँ, जिसे कि आप गुरु कह सकते हैं। तो वो मेरा मेंटोर है, मेरा आइडल है। उसी को देखकर मैं उसी की तरह बनने की कोशिश करता हूँ। आज मैं जितना भी सीखा हूँ, हुँ, मेरे रिहैब से रिलेटेड चीज़ों को, मेरे ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ों को, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। और वो सिलीगुड़ी के हैं रहने वाले, वैसे वो लोग करसियोंग के हैं। हुँ, सिलीगुड़ी के एक माटीगारा नाम का जगह है जहाँ उनका अपना एक रिहैब है, हुँ, न्यू लाइफ फाउंडेशन हुँ, के नाम से वो रिहैब चलाते हैं। और बहुत शानदार इंसान है वो। हुँ, आज भी वो मुझे मोटिवेट करते हैं। अभी जो मैं मैराथन दौड़ रहा हूँ ना, जी। उसके लिए भी उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया है। हुँ, और वो ऑलरेडी 4-5 मैराथन दौड़ चुके हैं, हुँ, और जिम जाते हैं, और
रनिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं, बाइकिंग करते हैं। बहुत शानदार इंसान है। गवर्नमेंट जॉब है उनका, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, प्लस रिहैब भी है। बहुत सुलझे हुए हैं। बहुत सुलझे हुए इंसान है। हम्म, तो मेरे आइडल वही हैं, मेरे रोल मॉडल वही हैं। हम्म, आज के दिन मैं शुक्रगुजार हूँ हम्म, कि जिस इंसान का रोल मॉडल कभी हनी सिंह और कभी संजय दत्त हुआ करता था, हम्म, आज उसका रोल मॉडल सिमरन कार्की है। और अच्छा, इतने बड़े लोग नहीं है मेरे रोल मॉडल, हम्म, लेकिन इतने शानदार हैं वो कि उनके जैसा अगर मैं 50% भी बन गया ना, तो मेरी नैया पार है। ग्रेट। मतलब एक बार उनसे भी मुलाकात हो जाए कभी, जी क्योंकि आपके बिल्कुल। मुंह से सुन रही हूँ तो मेरे को लग रहा है दैट हाँ बहुत जी। प्रभावशाली व्यक्तित्व के इंसान हैं वो। हाँ जी बिल्कुल। तो अब हम अपने लाइक सेशन के लास्ट क्वेश्चन के राउंड हाँ जी। चलते हैं। सबसे पहली बात, रश्मि टॉक्स की तरफ से मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहूँगी। आप आए, एक कॉल पे आए आप, थैंक यू सो मच। दैट मीन्स अ लॉट। और बहुत ऐसी बातें अभी आपके साथ लाइक, जान तो मैं आपको पहले से रही हूँ, लेकिन इतनी गहराई से आज पता चला। बहुत सारी बातें ऐसी अभी हमने की जो मुझे लगा और करनी चाहिए, बहुत। बट कर नहीं पाएंगे। लेकिन मैं चाहूँगी इसका ना दूसरा पार्ट आए एपिसोड का, हाँ ऐसा जी भी मैं चाहती हूँ। if आपको टाइम होगा प्लीज़ आइए। बिल्कुल। और ये वाला वीडियो अच्छा चला गया, इसका व्यूज़ तो एक सेकंड पार्ट आना चाहिए एज अ हाँ जी। सेलिब्रेशन। हाँ And जी। that we will talk about these things only, about energies, channelization, हाँ जी। consciousness। हाँ इन जी। सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। And thank you so much again that you came here. And what was your experience about here? हाँ, सबसे पहले तो एक रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट को, जो हर रोज़ अपने ज़िंदगी में लड़ता है क्लीन रहने के लिए, नशा मुक्त रहने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए सोसाइटी में, एक मेन स्ट्रीम लाइफ में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए मेरे अंदर ना, क्योंकि आप लोगों ने मेरे जैसे इंसान को एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातों को रखने के लिए। You are a super person. You are doing very good in Purnia. थैंक यू सो मच। और यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम्म, मुझे मौका देने के लिए, मुझे चुनने के लिए, ताकि मैं अपनी बातों को रख सकूं। जी अभी तक ना ही मेरा कोई व्लॉग है, ना ही मेरा कोई यूट्यूब चैनल है। मैं कभी अपनी बातों को ना रखता नहीं ऐसे जी, पब्लिकली। नहीं पर आपको रखनी चाहिए। और मैं अभी पब्लिक। जब लोग जानेंगे ना, हम्म, वो अमेज शॉक हो जाएंगे वो, और वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे आपसे। हम्म। और हम लोग जो रिहैब में, जो हमारा एक कम्युनिटी है, हम्म, हम लोग जितने भी हैं मेरे मेंबर्स, वो लोग मुझे जानते हैं। जो मेरा ये पहलू है ना, ये शायद पहली बार हम लोगों को पता चलेगा, हम्म, क्योंकि जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, जो लोग हम्म, मेरे रिहैब से कनेक्टेड हैं, जो लोग मेरे मेंबर्स हैं आनंद फाउंडेशन के, वो लोगों को पता है मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा सोचने का तरीका, मेरी ज़िंदगी को जीने का तरीका। हम्म, आज अगर मैं ज़िंदा हूँ, अगर मैं आज सांस ले पा रहा हूँ, वो भी एक बोनस है मेरे लिए। मैं जितना है मेरे पास, मैं संतुष्ट हूँ, कॉन्टेंट हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि ब्रांचेस कर लो, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करो। हम्म, मैं सोचता हूँ कि जितना मिला काफ़ी है, जिंदा हूँ यार, काफ़ी है। नहीं जी चाहिए जी 10 ब्रांच, नहीं चाहिए बहुत सारा पैसा, नहीं चाहिए बहुत सारा फेम। संतुष्टि चाहिए ज़िंदगी में, पीस चाहिए। हम्म, और आज के दिन किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है, आज के दिन किसी को झूठ नहीं बोलना है, आज के दिन किसी को ठगना नहीं है। इसी बात से खुशी है। दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ टुडेज जनरेशन। जी। बिकॉज लोगों में जो मैंने देखा, उतनी कैपेबिलिटी अब रही नहीं है, तो लोग झूठ बोलते हैं, लोग हम्म, ठगते हैं। हम्म, इफ़ आप ये नहीं करके अपनी मेहनत से कर रहे हो, जो भी हम्म। कर रहे हो, दैट इज़ गोल्ड, और दैट इज़ काफ़ी है। एवरीथिंग। हम्म, मुझे तो मर जाना चाहिए था, मैं जैसा इंसान था। मैं जिंदा हूँ, और आज रश्मि टॉक पे मेरा पॉडकास्ट चल रहा है, और इससे बड़ा क्या चाहिए भाई लाइफ में। अभी आप बहुत जगह जाइएगा। आप आप तो यहाँ थैंक आए, यू सो दैट इज़ मच, वेरी आपने गुड। बुलाया। जी जी। थैंक यू सो मच। हम हम्म, लोग इस बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किए, हम्म, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपने बहुत पेशेंटली सुना। हम्म, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। एवरीथिंग। सो दिस साइड डॉक्टर रश्मि साइनिंग ऑफ। एंड ये जो पॉडकास्ट है, मैं चाहूँगी आप लोग ढेर सारा प्यार दें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे था।
और this was the real example that how we can overcome to our negative habit or a bad habit. So stay tuned for the next episode. So bye. Thank you.